तो बेटा कल हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा था, जैसे कि मैंने आपको किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बताया था। मैंने कहा था हम लोगों ने मोनेरा पेरी पढ़ लिया है और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटिस्टा। मैंने आपसे कहा था किंगडम प्रोटिस्टा में जो सेल होता है वो कैसा रहता है, यूकैरियोटिक। कैसा होता है? और मैंने कहा था हम इसमें पढ़ते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं। मैंने कहा था 5 क्लास में डिवाइड किया है, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, गिबलिनोइड, सिलाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन्स। हम लोगों ने उसके एग्जाम्पल भी देखे थे। जैसे मैंने आपको क्राइसोफाइट का क्या एग्जाम्पल बताया था, डेस्मिड और डायटम। ऐसे हम लोगों ने देखा था डाइनोफ्लैजिलेट का क्या एग्जाम्पल था, बताओ, गोनियोलिक्स। इसके बाद मैंने आपको बताया था इग्लिनोइड्स का क्या, इग्लिना। और हम लोगों ने स्लाइम मोल्ड के बारे में पढ़ा था। और मैंने कहा था बेटा प्रोटोजोन्स को फिर से 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, जैसे अमीबॉइड, सीलिएटेड, फ्लैजिलेट और स्पोरोजोन्स। ये देखा था हम लोगों ने कल, ठीक है। तो बेटा आप लोग किंगडम प्रोटिस्टा क्लियर हुआ। तो आज हम लोग किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि मैंने कल बेसिक कुछ बताया था आपको। मैंने क्या कहा था, देखो मैंने बेटा आपको बताया था जैसे किंगडम फंजाई जो होता है उसमें जो फंगस होते हैं वो कैसे होते हैं, बताओ। अगर हम किंगडम फंजाई की बात करें तो फंजाई जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोफिक। और हेट्रोट्रोफिक में बेसिकली होते हैं सैप्रोफिटिक। कैसे होते हैं? यानी कि मैंने आपको ये बताया था, मैंने कहा था जो फंगस होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोफिक। बेटा एक बार बताओ मुझे, ये तो आपको पता ही है इनके पास सेल यूकैरियोटिक होगा। अब इनका बॉडी कैसा होगा, मल्टीसेलुलर। कैसा होगा, मल्टीसेलुलर होंगे। इसके बाद मैंने कहा था बेटा ये रिप्रोडक्शन हर टाइप से कर लेते हैं, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी और वेजिटेटिव टाइप से भी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो फंगस होता है उसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइफे। क्या बोलते हैं? और नेटवर्क ऑफ हाइफे क्या बोलते हैं, माइसीलियम। क्या बोलते हैं? इसके बाद मैंने कहा था हाइफे 2 टाइप के होते हैं, सेप्टेट और एसेप्टेट। सेप्टेट का मतलब इसमें क्रॉस वॉल होता है और एसेप्टेट का मतलब जहां मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन होती है, मतलब बीच में बॉल नहीं होगा, और उस कंडीशन को बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। क्या बोलते हैं? आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि बेटा जो फंगस होते हैं वो सिम्बायोटिक टाइप से भी रह लेते हैं, पैरासाइटिक टाइप से भी रहते हैं और साथ में सैप्रोफिटिक तो होते हैं, ठीक है। पैरासाइटिक का मतलब क्या बताया था मैंने, जब किसी दूसरे को डिजीज करें, उसको नुकसान करें। जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पे एलवीओ एक फंगस होता है जो मस्टर्ड प्लांट पे रहता है। किस पे रहता है? आपने देखा होगा लीफ पे उसके स्पॉट पड़ जाते हैं व्हाइट व्हाइट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, यानी कि फंगस का नाम क्या, वो फंगस कौन सा है, एल्गी। इसके बाद सिम्बायोटिक, जैसे मैंने कहा था लाइकेन। लाइकेन में एल्गी और फंगस साथ साथ रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लाइकेन। वो कौन सा एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और सैप्रोफिटिक तो होते ही होते हैं, मतलब बेसिकली मैं बोलूंगा मोस्ट ऑफ फंगस कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। यानी कि वो डेड बॉडी पे ग्रो करते हैं और उनसे अपना क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। तो हम लोगों ने कल ये बात कर लिया था। इसके बाद आज हम लोग फंगस की क्लास के बारे में पढ़ेंगे। मैंने कहा था फंगस को हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और डिप्टेरोमाइसिटिस। बस सेकंड चैप्टर में आपको थोड़ा सा फंगस ध्यान से पढ़ना है आज की क्लास। इसके बाद आपको पता है वायरस बचेगा और बेरोइड्स, वो तो सिंपल चीजें हैं। और आपका फिर हम लोग पढ़ेंगे कल से प्लांट किंगडम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा आप समझ सकते हो जैसे जैसे चैप्टर अगले बढ़ रहे हैं आप लोग भी मेहनत थोड़ा सा ज्यादा करना स्टार्ट कर दो हल्के हल्के, और पीछे का रिवाइज जरूर करते रहना, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ रहे हो, उसके बाद पीछे का आप लोग भूलते रह रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। कंटिन्यू आपको घर पे जाकर रिवाइज करना है। और मैंने आपको बताया है कि आपको 1 से 2 घंटा लगातार पढ़ाई करनी है घर पे जाके, मतलब खाली 2 घंटे नहीं, बायोलॉजी खाली 2 घंटे, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अलग से टाइम देना है। हाँ, उसका आंसर कौन सा था? कौन सा? तुमने जो क्वेश्चन भेजा है मैंने भी देखा नहीं है, पहला। चलो मैं देख लूंगा अभी, ठीक है। अभी तो चलने दो। तो बेटा आप लोग ये बताओ ये फंगस कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। मैंने कहा ये तीनों टाइप से रहते हैं, पैरासाइटिक तरीके से भी रह लेते हैं और इसके बाद सैप्रोफिटिक टाइप से भी और सिम्बायोटिक टाइप से भी रहते हैं। इसके बाद मैंने कहा था फंगस का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हाइफे। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइफे। हाइफे 2 टाइप का होता है, सेप्टेट और एसेप्टेट। और इसके बाद यहाँ पे एसेप्टेट के पास कैसी कंडीशन होती है, मल्टीन्यूक्लिएट। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको जैसे देखो तैयार तो सब करना है, लेकिन अगर आपको फंगस में मान लो आपको लग रहा है कि सर 4 क्लासेस पढ़नी है
उनके हम लोग क्या क्या याद करें, जो हमारा क्वेश्चन हो जाए। तो मैं आपको बोलूंगा पहले तो आप लोग एग्जाम्पल याद कर लो चारों क्लास के। एग्जाम्पल के बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, वो मैं आपको अभी अंडरलाइन करवा दूंगा। बकाया आप लोगों का अगर याद ना भी हो तो चलेगा, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं कि आपको पूरा रटना ही रटना है। अगर कोई बात ऐसी है जो आपको तैयार नहीं हो रही है तो आप लोग, मैं बताऊंगा आपको क्या क्या याद करना है, ठीक है। तो हम लोग फंगस खोलते हैं, किताब निकालो आप लोग। अच्छा, कल को हम बच्चा कह रहा था कि सर किताब मैं नहीं ले पाऊंगा, कौन सा, कौन कह रहा था? अरे ऐसे क्या देख रहे हो, बता दो। नहीं आया, मैं किताब लेके आया हूँ उसके लिए, वो आ जाए तो दे देना, ठीक है। सर मैंने मुझे दे दो। और मैं लेके नहीं आया, मैं आपको बता दूं, एक बच्ची लेके आई यहीं पे, वो बोली सर अगर उसके पास किताब नहीं तो मैं दे दूंगी। कौन कह रहा था बताओ? ले लिया सर ये कोई ना तो मुझे दे देना, मैं उसके पैसे दे दूंगी। पैसे नहीं देना। किस कौन लेके आया था बता दो, एक बार बता देते हैं क्या दिक्कत। वो लड़की लेके आई थी, ठीक है, पीछे खड़ी। तो बोली सर इसके बाद किताब ना हो तो दे देना उसे। चाहिए किसी को बताओ? सर हमारे पास पहले ये बताओ कल कौन कह रहा था, वो बताओ कौन था? ले लिया उसने, चलो और किसे चाहिए बताओ? अब देखो लड़का लड़की दो बैठते हैं, ठीक है, तो तुम्हें तो नहीं मिलेगी, इसे दे दो। सर अरे यार चलो ठीक है, बात देखते हैं, ठीक है। अभी तक देखो सर मेरे पास किताब है। तुम लोग तो लड़ाई कर रहे हो किताब के लिए। तो सर किसी को हम लोग बड़ा सर। चलो ले लेना, कोई क्लास के बाद ले लेना, या अभी पढ़ाई के लिए ले लो, पढ़ाई के लिए। किसी को ना मतलब तुम तो ऐसे कर लड़की बांट रहा हूँ मैं, लोग पढ़ने के लिए लो, अभी कोई कौन चाहिए? अरे जो लेना है मुझसे ले लो, उसे दे दो। चलो सही है, अरे कोई बात नहीं। यहाँ देखो बच्चों, बताओ कितने अच्छे बच्चे हैं। और आप लोग तब, अब बेटा ये किताब तो लेनी है हमने, लेकिन पढ़ाई करनी है आपको मेहनत से। चलो किंगडम फंजाई पढ़े। तो किंगडम फंगस के बारे में मैंने आपको बेसिक समझा दिया है। अब हम लोग खाली लाइनें पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, जिससे आपका कोई पॉइंट ना छूटे। तो देखो बेटा, अगर हम किंगडम फंजाई की बात करें तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जैसे कह रहा है फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आ जाओ पहली लाइन इंपॉर्टेंट है। ये पता क्या कह रहा है, किंगडम फंजाई यूनिक किंगडम है। यूनिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा अकेला किंगडम है जिसमें सभी के सभी कैसे होंगे? हेटेरोट्रॉफिक। अगर आपसे कहा जाए कि बताओ हेटेरोट्रॉफिक फंगस का यूनिक किंगडम कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? इसका मतलब यह है यहाँ कोई भी सोइकोसी नहीं होगा, यहाँ कोई भी ऑटोट्रॉफिक नहीं होगा। अगले कह रहा है दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी। बेटा आपको क्या लगता है कि फंगस एक ही टाइप के होते हैं? फंगस की भी बहुत सारी टाइप की स्पीशीज होती हैं। फंगस की एक टाइप के नहीं होते, बहुत सारे टाइप के होते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है इन मॉर्फोलॉजी। बताओ बच्चों मॉर्फोलॉजी का मतलब मैंने क्या बताया था? बाहर से देख के, ठीक है, वो भी बहुत सारी टाइप की होती है। और हैबिटेट का मतलब क्या होता है सर? उनका रहने का, जहाँ रहते हैं वो हैबिटेट भी बहुत सारे टाइप का होता है। कह रहा है यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट। आपने देखा होगा जो घरों में फल होते हैं जब बहुत ज्यादा दिन रखे रहते हैं, बेकार जाते हैं, तो उनमें क्या रहता है? फंगस। ऐसे ही आपने देखा होगा जैसे दिखा है मॉइस्ट ब्रेड, जो मॉइस्ट ब्रेड होता है उसमें भी क्या रहता है? फंगस आ जाता है। कह रहा है कॉमन। अब आप लोग क्या खाते हो? मशरूम खाते हो? कौन कौन खाता है? हाँ खाते हो, अच्छी बात है, प्रोटीन होता है इसमें। लेकिन मशरूम क्या है? फंगस है। क्या है? फंगस। अगले कह रहा है यू ईट एंड टोडस्टूल। ये भी क्या है? फंगस। बेटा बातें मत करो आप लोग, बोल रहा है। टोडस्टूल और मशरूम दोनों कैसे फंगस हैं? जो खाने वाले, यानी कि जो हम लोग खाते हैं। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ इडिबल फंजाई के नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे? मशरूम और टोडस्टूल। चाहे हिंदी में लिख लो, ये लिखा तो बेटा ईट, यानी कि खाने वाले, जिन्हें हम खा सकते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं ना? हिंदी में नाम है ये, तो हिंदी बोलेंगे, ये टोडस्टूल बोलेंगे। ये तो फंगस जैसे मशरूम हो, उसका हिंदी पर मशरूम ही होगा। अगले देखो, कह रहा है वाइट स्पॉट। बेटा आपने मस्टर्ड का प्लांट होता है उसमें वाइट स्पॉट देखे हैं? सफेद सफेद धब्बे देखे होंगे आपने। जब आप ठंडों में जाते हो
तो आपने देखा होगा सरसों के प्लांट पे सफेद सफेद धब्बे होते हैं, उनको बोलते हैं व्हाइट स्पॉट। कह रहा है सीन ऑन मस्टर्ड लीफ आर ड्यू टू पैरासाइटिक फंगस। अगर आप लोग ये लिखना चाह रहे हो तो लिख लो इसका नाम एल ब्यूको, इसको बोलते हैं एल ब्यूको, ये फंगस का नाम है, ठीक है, जो मस्टर्ड प्लांट पे कैसा रहता है, पैरासाइटिक फॉर्म में। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये देखो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, वो पूछेगा बताओ पैरासाइटिक फंगस का नाम, एल ब्यूको। ऐसे पूछ सकता है कि मस्टर्ड लीफ पे पैरासाइटिक फंगस का नाम बताओ तो एल ब्यूको। कह रहा है सम यूनिसेलुलर फंगस, कुछ कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर के होते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ देखो मैंने बेटा कहा था फंजाई से एनिमलिया तक सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, मल्टीसेलुलर। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे ईस्ट, ईस्ट क्या है, एक फंगस है और ये कैसा है, यूनिसेलुलर। तो इसको लर्न करो बेटा, जैसे लिखा है यूनिसेलुलर फंजाई, एग्जांपल क्या है इसका, ईस्ट। अच्छा आप लोग समझते हो ईस्ट के बारे में, ईस्ट कहाँ यूज होता है बताओ, ब्रेड बनाने में, अल्कोहल बनाने में, यानी कि ये एनारोबिक ब्रेकडाउन करता है, जहां क्या बनाता है, इथेनॉल। और इसका नाम क्या है ईस्ट का, सैक्रोमैसी सेरिबेसी, सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी, ये इसका नाम है जो ये करता है। अगले पढ़ेंगे यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर, लिखा भी है। अदर फंजाई कॉज डिजीज, कुछ फंगस क्या करते हैं, डिजीज भी करते हैं। जैसे कह रहा है बी ट्रस्ट, जो डिजीज होती है किस तरह होती है, पक्सीनिया, किस तरह होती है, ये फंगस का नाम है बेटा। जो फंगस के नाम है उनको आप लोग गोले में अंदर बंद करते रहो, जैसे पक्सीनिया हो गया, एल्ब्यूको हो गया, ईस्ट हो गया, इसके बाद ये टोडस्टूल हो गया और मशरूम हो गया, सब क्या है, फंगस के नाम है। ये दिखा रहा है कि फंगस कितने टाइप के हो सकते हैं और किस किस टाइप से वो न्यूट्रिशन या हैबिटेट उनका हो सकता है। जैसे देखो यहाँ कह रहा है पक्सीनिया क्या करता है, डिजीज करता है, कौन सी, बी ट्रस्ट, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये। ऐसे कह रहा है इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब आपने नाम सुना होगा जो एंटीबायोटिक्स बनती हैं, वो भी फंगस, जैसे यहाँ पे लिखा है पेनिसिलियम, ये सब किसके नाम है, फंगस के नाम, फंगस के नाम, ठीक है। अब आप लोग कैसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो जैसे वो पूछ लेगा बताओ कौन सा फंगस रिस्पांसिबल होता है एंटीबायोटिक बनाने के लिए, पेनिसिलियम। कौन सा फंगस बी ट्रस्ट डिजीज करता है प्लांट में, कौन सा, पक्सीनिया। ऐसे वो पूछ सकता है कि बताओ कौन सा फंगस होता है जो यूनिसेलुलर होता है, ईस्ट। ऐसे वो पूछ सकता है कि बताओ कौन सा फंगस होता है जो एडिबल फंजाई होता है, खाने के लिए होता है, मशरूम एंड टोडस्टूल। ऐसे क्वेश्चन को आता है, बस समझ गए, तो आप लोग इसे अंडर करते रहो। बेटा कह रहा है फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, ये समझते हो आप लोग, कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है सर्वव्यापी, जो हर जगह रहे। जैसे कहते हैं गॉड क्या है, सर्वव्यापी है, मतलब हर जगह रहता है, तो ऐसे फंगस भी हर जगह रहता है। जैसे देखो हवा में भी रहता है, वाटर में भी होता है फंगस, सॉइल में भी होता है, एनिमल के ऊपर भी रहता है और प्लांट के ऊपर भी रहता है। मतलब फंगस हवा में भी रह सकता है, पानी में भी, धरती पे भी, एनिमल के ऊपर भी और प्लांट के ऊपर भी। कह रहे दे प्रेफर टू, अब ये प्रीफर क्या करते हैं, तो बेटा ये वार्म प्लेस प्रेफर करते हैं जहां थोड़ा सा टेंपरेचर ज्यादा रहे, गर्मी रहे थोड़ी सी, एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ह्यूमिड मतलब होता है नमी। आपने कहीं फंगस की खेती देखी है, आपने वो देखा है, मशरूम की खेती देखी है, देखिए तो आपने देखा होगा जहां मशरूम होता है वहां पे थोड़ा सा नमी रहता है, हमेशा नमी रहना चाहिए, पहला बात। और दूसरा बेटा वहां पे थोड़ा सा जो प्लेस रहना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए, थोड़ा गर्मी का मौसम हो, ऐसा नहीं कि बहुत ठंड हो, एकदम से ठंडा प्लेस ना हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऐसा जो फंगस होता है वो अच्छे से ग्रो करेगा। आपने देखा होगा वैसे वो जो ये मशरूम होता है उसकी खेती होती है, बहुत जगह होती है, ठीक है, देखना कभी, ठीक है, कभी मौका मिले तो। अगले कह रहा है हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर। आप लोग बताओ, आप अपना खाना फ्रिज में रखते हो, क्यों रखते हो, जिसे सुबह खा लो उसको, ऐसा ही होता है ना, यानी कि बेकार ना हो। आपको पता है बेकार क्यों नहीं होता है खाना, क्योंकि वो मर जाते हैं। क्या मर जाते हैं, देखो बेटा आप फ्रिज में से खाना रखते हो, सही है, मैं आपको एक बात बता दूंगा, अभी ध्यान से सुनना। जैसे आप लोग फ्रिज में खाना रखते हो, आपने एक नाम सुना होगा एंजाइम, सुना है? आपको पता है हमारी पूरा बॉडी जो मेटाबॉलिज्म करवा रहा है, कौन करवा रहा है, एंजाइम। कोई भी लिविंग एनिमल हुआ, कोई भी हुआ, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए बेटा, देखो एंजाइम्स के लिए टेम्परेचर होता है ऑप्टिमम, हर एंजाइम के लिए
अगर कोई एंजाइम अगर मान लो 35 डिग्री पर कर रहा है तो वो 35 करेगा, उसका ये ऑप्टिमम हो गया। क्या हो गया? जब भी आप एंजाइम के लिए टेम्परेचर कम करते हो, क्या करते हो बेटा? टेम्परेचर डिक्रीज करते हो। क्या करते हो? तो ध्यान रखना कि अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो आप लोग ध्यान रखना एंजाइम हमेशा इनएक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव। और बेटा जब एंजाइम से अगर ऑप्टिमम से हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? अगर बढ़ाते हैं यानी कि इंक्रीज करते हैं, अगर हम इंक्रीज करते हैं तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। अब आप कहोगे सर डीनेचर और इसमें क्या डिफरेंस है? ये लिखा है डीनेचर, पूरा लिखा नहीं गया यहाँ देखो, तो होते हैं डीनेचर। बेटा अब आप लोग सोच रहे हो डीनेचर और इनएक्टिव में क्या डिफरेंस है? देखो जब कोई एंजाइम अगर डीनेचर हो गया तो वो दोबारा डीनेचर नहीं होगा, दोबारा वो फंक्शन नहीं करेगा। लेकिन जब कोई एंजाइम इनएक्टिव होता है तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो फिर से वो क्या हो जाएगा? एक्टिव। अब आप लोग ध्यान सुनो, आपने फ्रिज में खाना रखा, उसमें क्या है? टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम है तो जो बैक्टीरिया या फिर जो भी चीज ग्रो कर रही होगी, जैसे यहाँ पे तो फंगस की बात हो रही है तो हम फंगस की बात करेंगे, तो फंगस से तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमने क्या किया? टेम्परेचर कम कर दिया, इसलिए फंगस ग्रो वहां पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया भी तो खाना बेकार करते हैं, तो बैक्टीरिया क्या होता है? उनके जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? इनएक्टिव। और उस टाइम खाना बेकार हमारा नहीं होता है क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब होता क्या है, अगर हम फंगस से खाना बाहर फ्रिज से खाना बाहर निकाल लें, ठीक है, थोड़ी देर के लिए और रखे रह रहे हैं, तो फिर से क्या होगा? खाना वो बेकार हो जाएगा क्योंकि एंजाइम फिर से क्या हो जाएंगे। तभी तो बेटा आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो कहता है कि पानी गर्म करके पियो, वो कहता है कि ठंडा करके पियो, गर्म करके, इसीलिए कहता है कि बैक्टीरिया मर जाए। इसीलिए मैं आपसे एक सलाह दूंगा कि फ्रिज का खाना ज्यादा रखा हुआ मत खाया करो। ऐसा नहीं कि खाना आज बना के 3 दिन तक खा रहे हैं फ्रिज में रख के, समझ रहे हो? क्योंकि आपको पता है वो आपको फूड पॉइजनिंग कर सकता है। क्योंकि वो तो ये है कि हमारे अंदर जब वो खाना जाएगा तो हमारा एसिड वगैरह ऐसा होता है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है, एसिड वगैरह होता है जो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देंगे। अगर मान लो आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हुआ और आपने फ्रिज का खाना ज्यादा खा लिया तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। समझे बात को? तो इसीलिए खाना ठंडा करके नहीं, खाना गर्म करके खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज खाना बना लिया आप 3 दिन तक नहीं चूं, उसके बाद क्या किया? फ्रिज में रख दिया, निकाल के वहीं फ्रिज में बैठे खा रहे हैं, समझ रहे हो? तो हम लोग बीमार हो जाओगे, ध्यान रखना। तो समझ गए ये बात, क्या ये कॉन्सेप्ट चल रहा है? तो अगर आप चाहो तो ये बात लिख लो कहीं पे, ये एनसीईआरटी में वाला, कि एंजाइम जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? डीनेचर होते हैं, और जब टेम्परेचर कम करते हैं तो क्या होते हैं? इनएक्टिव। यानी कि इसका मतलब ये है कि एंजाइम एक्टिव हो सकते हैं। समझे बात को? ये ध्यान रखना है। हालांकि एंजाइम के हम पोर्शन पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, जहां मैं आपको बताऊंगा कि एंजाइम के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, यानी कि एंजाइम की हमारी जो मेटाबॉलिज्म या रिएक्शन रेट होता है वो कम करते हैं या फिर ज्यादा करते हैं। सही है बेटा, समझ गई बात इतना? ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि हम लोग क्यों फ्रिज में खाना रखते हैं बेकार नहीं होता है, क्योंकि बेटा वहां पे क्या होता है? ग्रोथ फंगस नहीं कर पाते हैं। अगले लिखा भी है, यस इट इज प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन, यानी कि वहां पे कोई भी वैसे इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। समझ गए? चलो अगले देखते हैं। हटा दो से, अरे लिख रहे थे आप लोग ना, देखो लिखो। डीनेचर को हिंदी में क्या कहते हैं? डीनेचर का मतलब ये होगा कुछ आकार बदलना, हाँ ऐसा कर सकते हो, या फिर डीनेचर का मतलब खत्म हो जाना। ठीक है, इसका मतलब बेटा अगले हम लोग हटा दो से। चलो अगले देखो, अब ये क्या कह रहा है? ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ लो अच्छे से। अगले बेटा ये कह रहा है विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट। एक्सेप्शन क्यों बोला है इसको? अपवाद क्यों बोला है? क्योंकि सब फंगस मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन ईस्ट कैसा होता है? यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय। कह रहे विच आर यूनिसेलुलर, लिखा भी है। फंजाई आर फिलामेंटस हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? फिलामेंटस। मैंने कहा था किसे क्या बोलते हैं इसको? हाइफे। क्या बोलते हैं? कह रहा है देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक मतलब होता है धागेनुमा स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं हाइफे। इसको स्टर्म नो। और कह रहा है नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम।
मतलब जो फंगस का बॉडी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइसीलियम। अगले कह रहे हैं सम हाइवे आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है जहां एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो। और कह रहा है दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइवे। बेटा यहां भी स्तर बनाओ, वो आपसे पूछ सकता है कि बताओ सिनोसिटिक कंडीशन क्या होती है। जहां मैं स्तर बना रहा हूं बनाते रहो स्टार्टिंग से ही, और जिस दिन पेपर दे के आओ उसमें मिलान कर लेना, 90 क्वेश्चन पूरे स्टार्ट से ही मिलेंगे आपको। अगले कह रहा है अदर हैव सेप्टेड, और कुछ कैसे होते हैं बेटा? सेप्टेड और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफे। द सेल वॉल और फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। आप लोग बताओ फंजाई का सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का। किसका बना होता है? तो ये बेसिक बात है, आपको पता होगी। चलो अगले बढ़ते हैं। ए कह रहा है मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक। कैसे होते हैं? बताया था मैंने, मोस्ट क्या सभी होते हैं। एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम, अगर देखो ये अगर डेड सबस्ट्रेट से ले रहा है, मरे हुए से, तो क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट। कह रहा है डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल, तो क्या बोलते हैं? पैरासाइट। और कह रहा है लिव एज सिम्बायोन्ट। सिम्बायोन्ट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे की साथ रहना, ठीक है, उसको ऐसे उनको बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं? और बेटा एक बात और सुनो आप लोग, अगर कोई हायर प्लांट की रूट के साथ रह रहा है, या देखो ए, तो उसको बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बोलते हैं? इन दोनों को इस तरह बना लो। सुनो, अगर आप लोग ऐसे नहीं समझ में आ रहे तो ऐसे लिख लो बेटा। यहाँ देखो ये देखो, अगर फंजाई किसके साथ रह रहा है? एल्गी के साथ। किसके रह रहा है? तो क्या बोलते हैं? लाइकेन। क्या बोलते हैं? लाइकेन। जब भी नाम आए आपके मान में तो ये समझना कोई एनिमल नहीं है ये। जब एल्गी और फंजाई साथ में रहने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लाइकेन। जैसे मान लो ये अभी मुकेश है, ठीक है, अकेला रह रहा है, अब इसकी शादी हो जाएगी तो किसके साथ रहेगा? वाइफ के साथ रहेगा, तो क्या बोलेंगे? कपल। तब क्या बोलेंगे? कपल, यानी कि शादी का जोड़ा है, ठीक है। अगले देखो, एक जब फंजाई किसके साथ रहता है? रूट के साथ, यानी कि जड़ के साथ, तो इसको बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बोलते हैं? ये बेटा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए, चाहे ऐसे लिख लो आप लोग। अच्छा यहाँ पे क्या फायदा करता है दूसरे को? ये देखो, ये देखो, ये जो प्लांट होता है रूट, ये क्या करता है? इसको न्यूट्रिशन देता है, क्योंकि फंगस किसी के साथ क्यों रहेगा? न्यूट्रिशन के लिए। और बेटा ये फंगस क्या करता है? इसको वाटर को एब्जॉर्ब करके देता है, और दूसरा रूट को प्रोटेक्ट करता है किससे? डिजीज से, जिससे बीमारी ना हो। ये रूट को कवर कर लेता है चारों तरफ से। अब कोई भी पैथोजन अटैक करेगा रूट पे तो किसको करेगा? फंगस को, ना कि रूट को। तो रूट को क्या मिलता है? सुरक्षा मिलता है डिजीज से, और दूसरा एब्जॉर्प्शन वाटर और मिनरल्स का करके देता है। कौन? फंगस। समझ गए? तो इस टाइप के एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा, और इस टाइप के एसोसिएशन को मिलते हैं लाइकेन। समझ गए बेटा? चलो अगले देखते हैं। हाँ ले बोलो। कल 15 अगस्त है, आपको ग्रुप में बताया जाएगा। अगर कोई यहाँ प्रोग्राम, सुनो, अगर कोई प्रोग्राम हुआ, सही है, तो आपको बुलाया जाएगा। आना नहीं है, आना है सबको, ठीक है? अबे गधो, देश को आजादी मिली, आप लोग कैसे बेटा? ऐड नहीं करा ग्रुप में, ऐड नहीं हो ना? अब मैं ऐड बन गया हूँ, कर दूंगा सबको। तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना। नंबर दे दो ना। नंबर मेरा ग्रुप में है, अभी तो मैं ऐड नहीं हूँ। अरे यार ये ग्रुप में मेरा नंबर लिख लो आपको। ये है मेरा नंबर, सही है? और हाँ, ये पर्सनल नंबर है, कोई और करना मेरे साथ बुक हो रहा है ना? सर बताओ बच्चों का खाना हो जाएगा क्या? आपका नाम क्या है? ऑप्शन बताओ कौन सा है? क्या ऑप्शन बताओ कौन सा है? किसका? जो आपको मिला। अभी रुक जा, एक मिनट रुक जा, पढ़ा बता दूंगा बेटा। आप लोग ऐसा करना, अब मैं एक ग्रुप में हूँ, मैं आपको ऐड कर लूंगा, ठीक है? आपको मैसेज कर दूंगा, मेरे नेम लिख देना, कहीं गधों मुझसे मजा करो।
चलो आगे बढ़े। चलो देखो बेटा ये समझ गए आप लोग, बताओ। अरे बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग, अब पढ़ लो। अगले हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बात करते हैं? अब रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आता है, देखो कह रहा है रिप्रोडक्शन इज फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव। बेटा वेजिटेटिव मतलब क्या होता है? जब रूट स्टेम लीफ से का रिप्रोडक्शन हो रहा है तो क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव। कह रहा है मींस क्या लिखा है? फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। ये समझो आप लोग, सुनो ये देखो। अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो आपने क्या किया? वो फंगस लिया, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, और फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ों में डिवाइड करना, और उससे अगर नया फंगस बन रहा है तो क्या बोलते हैं उसको? फिजन का मतलब वही होता है, ये फंगस है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिजन बोल देंगे। जैसे आपने सुना होगा बाइनरी फिजन, जो दो पार्ट में डिवाइड होता है उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन सुना होगा आपने, जो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होता है उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। और बेटा एक होता है बडिंग, जैसे आपने हाइड्रा सुना है, हाइड्रा उसमें बहुत बडिंग होता है। ये जैसे कोई, ये देखो ये कोई फंगस है, यहाँ से ऐसे बड निकल आएगी और ये बाद में अलग हो जाएगी और इससे नया बन जाएगा फंगस, तो क्या बोलेंगे? अब आप लोग बताओ तीनों किसी टाइप हो गए? एसेक्सुअल। बहुत सारे एसेक्सुअल हो सकता है या फिर हो सकता है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब होता है रूट, लिख लो जाए, स्टेम यानी कि जड़, तना या फिर लीफ। इन तीनों से अगर हो रहा है तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हिंदी में बोलते हैं कायिक जनन, कायिक जनन ये बोलते हैं। सही है? चलो अगले देखो बेटा, आप ध्यान सुनो, अब थोड़ा देर ध्यान सुन लो। ये देखो अगर वो बात कर रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अच्छा आप लोग बताओ बेटा, क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक टाइप का एसेक्सुअल नहीं है? है ना? लेकिन अगर आप वेजिटेटिव बोलोगे ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन है तो एक टाइप का एसेक्सुअल ही। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है, देखो एक लाइन सुनो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स, यानी कि स्पोर्स के द्वारा भी कैसा होता है? एसेक्सुअल। तो देखो कौन कौन से स्पोर हैं, और बेटा इनके आपको नाम याद करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो कह रहा है एसेक्सुअल स्पोर्स को हम लोग बोलते हैं कोनिडिया। क्या बोलते हैं? या बोल सकते हैं स्पोरेंजियोस्पोर, या बोल सकते हैं जूस्पोर्स। यहाँ पे आप लोग कहते हैं 3 स्टार मान लो, जब मैंने 3 ला ली तो आप 5 मान लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फंजाई का एसेक्सुअल स्पोर कौन सा होता है, तो या तो कोनिडिया लिखा होगा, या लिखा होगा स्पोरेंजियोस्पोर, या फिर लिखा होगा जूस्पोर। अगले कह रहा है बेटा एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से स्पोर द्वारा हो रहा है? देखो oospores, ascospore, या फिर यहाँ भी 3 स्टार मान लो। एक क्वेश्चन आपको नीट में यहीं से मिल जाएगा, फंगस के एसेक्सुअल स्पोर या फिर सेक्सुअल स्पोर। डायरेक्ट आपसे नाम पूछेगा, आपको डायरेक्ट बताना पड़ेगा। तो मैंने बताया एसेक्सुअल स्पोर क्या है बेटा, बताओ एक बार। कोनिडिया या फिर स्पोरेंजियोस्पोर या फिर, और सेक्सुअल स्पोर कौन से? oospores या ascospore या फिर basidiospore। अब इसमें ये मत सोचना कि हिंदी में बताओ, बेटा इसके नाम ही ऐसे हैं। अब आप ये नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई ट्रिक सुनना है कोई? हालांकि आप लोग वैसे कोई ट्रिक बनाया करो तो बना लिया करो। जैसे मैं पहले याद करता था एसेक्सुअल स्पोर एसी, एसी होती है घर में, तो ए से एसेक्सुअल और सी से कोनिडिया, सी से। तो ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो आप लोग ध्यान रखा करो। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आप लगा दोगे। जैसे एसेक्सुअल स्पोर पूछा तो आपके माइंड में आ जाएगा तुरंत एसी, एसी मतलब कोनिडिया, अगर कभी भूल जाओ तो। और अगले आपको सेक्सुअल स्पोर तो पता ही है, oospores, वो ascospore और basidium। अब कह रहा था वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूसिंग डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। मैंने कल आपको स्लाइम मोल्ड में बताया था। मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिससे स्पोर बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। हिंदी में बोलते हैं फलनकाय। हिंदी ज्यादा अच्छी लगती है तुम्हें? हिंदी में बोलते हैं फलनकाय। करो यार, इंग्लिश में कितना अच्छा लग रहा है फ्रूटिंग बॉडी, है ना? अब सुनो, मैंने ये बोला अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो क्या बना रहा है? स्पोर बना रहा है, किसमें? फंगस में, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? फ्रूटिंग बॉडी। कह रहे थे सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप। अब बेटा यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे कह रहा है जो सेक्सुअल साइकिल होती है उसमें 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप।
ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार मतलब पूछा जा चुका है, टेस्ट में तो हर बार आएगा। सुनो कैसे, आप लोग बताओ, अगर मान लो कोई सेल है, ये सेल है, तो ध्यान समझना, ये देखो, और इनके बीच में क्या है, न्यूक्लियस। क्या है बेटा? आप लोग बताओ, इन ये दो सेल अगर फ्यूज करेंगे आपस में, तो पहले इनका क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा, ये यानी कि साइटोप्लाज्म। क्या मिलेगा? तो इसीलिए इसको पहला हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मोगेमी, पहला स्टेप। ये लिखा होगा देखो, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। अच्छा आप लोग ये बताओ, पहले साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में डिफरेंस समझते हो? एक नाम आपने सुना होगा साइटोप्लाज्म, एक सुना होगा प्रोटोप्लाज्म। जैसे यहाँ लिखा है प्रोटोप्लाज्म, बताओ क्या डिफरेंस होता है? साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। हाँ कोशिका के अंदर पाया हाँ हाँ, सही है सही है। सर दोनों ही न्यूक्लियोप्लाज्म के नहीं, हाँ, और तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब देखो बच्चों, तो देखो, जैसे ये सेल है, क्या है? ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर केंद्रक है। और आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए, यही तो होता है। और बाहर क्या होते हैं? बहुत सारे ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोप्लाज्म, रेटिकुलम। अब देखो यहाँ पे जो यहाँ भरा होता है लिक्विड, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। और जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? और बेटा इन दोनों को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। समझ गए? इन दोनों को मिला के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब आप लोग बताओ मुझे, ये देखो, ये जब दो सेल ये मिलेंगे आपस में, तो पहले तो क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हमने बोल दिया प्लाज्मोगेमी। अब बेटा एक बात सुनो, जब ये मिल जाएंगे तो क्या न्यूक्लियस नहीं मिलेगा? न्यूक्लियस भी तो मिलेगा। तो न्यूक्लियस को बोलते हैं सेकंड स्टेप कैरियोगेमी। क्या बोलते हैं? तो सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है कैरियोगेमी। क्या होता है? बेटा एक बार बताओ मुझे, कैरियो, आपसे कभी भी नाम अगर आ जाए कैरियोन या कैरियो, इसका मतलब ही होता है न्यूक्लियस। कुछ बातें आप बायोलॉजी में लिख लिया करो जहाँ, सही है, मैं हर बात आपको बताता रहूंगा जहाँ मिलेगी। जैसे अगर लिखा है कैरियोन, तो उसका मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। अब आप समझ जाओगे, देखो कैरियो ये लिखा है, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, और गैमी मतलब फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो पहले फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा हो गया, यानी कि प्लाज्मोगेमी, इसके बाद फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस यानी कि कैरियोगेमी। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गई, सेकंड कौन सी हो गई? ये। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, ये देखो, कैरियोगेमी होने के बाद आप लोग बताओ जाइगोट बन जाएगा, और आप लोग बताओ ये सेल कैसा हो जाएगा? डिप्लॉयड। कैसा हो जाएगा? डिप्लॉयड हो जाएगा। अभी मैं आपको एक बार डिप्लॉयड और हैप्लॉयड से समझा दूंगा, ठीक है? एक मिनट रुको, पहले समझ ही लो वो डिप्लॉयड हैप्लॉयड, क्योंकि आपको ऐसा समझ नहीं आएगा डिप्लॉयड क्या मैं आपको बोल रहा हूँ। देखो यहाँ देखो, आप लोग एक बात, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए हमेशा, और ये बातें ऐसी नहीं कि आज ही ध्यान रखना है, गाली हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है? देखो दुनिया में कोई सा सेल होगा, चाहे कोई सा सेल होगा, ठीक है? आपको पता है न्यूक्लियस हो ना हो, लेकिन जेनेटिक मटेरियल तो उसके अंदर होगा, जेनेटिक मटेरियल तो होगा। और जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। जैसे आप सुनो, एक होता है, आपने सुना होगा डीएनए। क्या सुना होगा? एक सुना होगा आरएनए। तो डीएनए और आरएनए में बहुत डिफरेंस होते हैं। आरएनए अलग होता है, डीएनए अलग होता है। हम लोग अभी डीएनए को लेकर चल रहे हैं कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है? आपको पता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है? क्योंकि डीएनए का ही, डीएनए में क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। क्या होते हैं? जीन्स। और डीएनए, जैसे मान लो ये डीएनए है बेटा, ये डीएनए है, ये डीएनए है। अभी मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ समझा रहा हूँ। ये क्या है? इतना हिस्सा एक जीन है। क्या है? जीन है। ये देखो, तो बेटा जीन क्या करेगा? एक हमारी बॉडी में कोई ना कोई फंक्शन करेगा। ये क्या कर रहा होगा? जैसे मान लो आपकी हाइट बढ़ा रहा है ये वाला जीन, जैसे मैंने जीन का नाम रख दिया ए। अब जीन ए क्या कर रहा है? हमारी बॉडी की हाइट बढ़ा रहा है। और मान लो अब ये जीन है, तो बेटा ये डीएनए तो है। अब दूसरी बात सुनो, जब डीएनए, ध्यान सुनना, जब हमारा सेल डिवाइड करता है, क्या करता है? आपको पता है हमारी सेल में लगातार कोशिका विभाजन होता है। जब सेल डिवाइड करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब नया सेल बनेगा तो उसके अंदर भी डीएनए जाएगा, डीएनए उसके अंदर भी जाएगा, क्योंकि किसी भी सेल लिविंग तभी तो है जब उसके अंदर डीएनए है। भाई कोई फैमिली तभी तो है जब उसको चलाने वाला कोई है। अब देखो, तो ऐसे डीएनए, डीएनए के बिना तो सेल कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें कौन फंक्शन करेगा? जैसे मान लो ये सब चल रहा है, पंखा लाइट चल रहा है, अगर मैं यहाँ से
ये ट्रांसफार्मर में हटा दूं तो इसका क्या मतलब फिर? पंखा है या नहीं है, या फिर लाइट है नहीं है? समझे बात को? अब देखो, और डीएनए में क्या होते हैं, जीन क्या करते हैं, फंक्शन। अब देखो, जब सेल डिवाइड करता है तो डीएनए ही अपने आप को एक शेप में ले आता है, जिसे बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बेटा? ये मैं पूरा खेल समझा रहा हूं आपको क्या है। अब आप लोग ये बताओ पहले, क्रोमोसोम और डीएनए, इसका मतलब आप एक लाइन में बोल सकते हो सर क्रोमोसोम किससे बने हैं? डीएनए से। क्रोमोसोम कुछ और थोड़ा है, डीएनए तो है। जैसे मान लो, जैसे ये है, तुम्हारा नाम क्या है? अनमोल। अब याद हो गया, ठीक है, अनमोल है ये अभी कौन है बताओ? स्टूडेंट है। स्टूडेंट बोल सकते हो आप, भैया बोल सकते हो, या कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है इसको। लेकिन अभी ये थोड़े दिन बाद मान लो, या अभी घर पे जाके ये क्या करे, शेरवानी पहन ले और ऊपर क्या मान लगा ले, टोपी, वो होता नहीं सेहरा, या क्या बोलते हैं उसको, पगड़ी, वो बना ले, सुन तो लो, और ये रथ में बैठ जाए। किसमें बैठ जाए? तो बताओ, अब तुम इसको स्टूडेंट बोलोगे क्या बोलोगे? दूल्हा। सब बोलेंगे नहीं, दूल्हा आ गया, दूल्हा को देख लो, दूल्हा दूल्हा देखो। अब दूल्हा बन गए, लेकिन ये है तो अनमोल ही है, तो यही ये चेंज सुनना हो गया। अब ये घर पे गया, मान लो इसके पापा ने थोड़े फटे हुए कपड़े पहना दिए इसको और एक फावड़ा रख दिया इसके कंधे पे, तो ये क्या बन गया? किसान। क्या बन गया? तो यही तो है, लेकिन जाके इसकी क्या हो रही है, स्टेज चेंज हो रही है खाली, कि कौन सी स्टेज पे ये क्या है। जैसे अभी ये स्टूडेंट है, अभी घर पे जाएगा, खेत जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? किसान। जब ये मंडप में चला जाएगा, दूल्हा बन जाएगा, और दूल्हा के अगले दिन क्या बन जाएगा? फिर जन्म बन जाएगा। होता नहीं होता ऐसा? तो बेटा है, सुन लो, है यही, खाली स्टेज चेंज हो रही है। बच्चे सोचते हैं पता नहीं डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है। डीएनए जब अपने आप को डिवाइड करता है या दो सेल में बांटता है, तो वही डीएनए कंडेंस हो क्या बन जाता है? अब क्रोमोसोम कुछ और सुनना है, क्रोमोसोम क्या है? डीएनए। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए हमारा 2.2 मीटर होता है, और एक सेल के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। कितने होते हैं? मतलब इस डीएनए से कितने क्रोमोसोम बनते हैं? 46। अब आप लोग बताओ, जब हम कहते हैं कि ये क्रोमोसोम बढ़ गया, जैसे कोई पूछ रहा था ना, कौन था? हाँ वो था। जब हम कहते हैं क्रोमोसोम कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो आप लोग बताओ उतना ही डीएनए कम या ज्यादा हो जाता है? क्योंकि क्रोमोसोम किससे बने? डीएनए से। और डीएनए का अगर आपका, ये तो मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, क्रोमोसोम कम होना, ज्यादा होना, जीन कम होना, अगर क्रोमोसोम का एक नाइट्रोजनस बेस कम हो गया, तो सोचो हमारी बॉडी में पता नहीं क्या इफेक्ट हो सकता है। अब सुनो दूसरी बात, बेटा क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं। किसमें होते हैं? तो 46 नहीं बोल के हम बोलते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, 23 पेयर। क्या बोलते हैं? अब सुनो ध्यान से, ये कोई सेल है, और बेटा ये सेल है, इसके अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम है। कितने? तो मैं ऐसी सेल को बोलूंगा डिप्लॉयड। क्या बोलूंगा? अब आप लोग भूल मत जाना, जब मैं डिप्लॉयड बात करूंगा तो इसका मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्रोमोसोम पेयर में है। किसमें है? चाहे क्रोमोसोम कितने भी हुए, जैसे अब हर किसी के अंदर 23 पेयर ना होते हैं, किसी के अंदर 16 पेयर होंगे, किसी के अंदर 8 पेयर होंगे, किसी के अंदर, वो तो अकॉर्डिंग टू एनिमल, कैसा एनिमल है उसके अकॉर्डिंग होंगे, किसी के अंदर 50 पेयर हो सकते हैं। तो लेकिन पेयर में होंगे। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है? और बेटा यहाँ पे 2 का मतलब होता है डबल, यानी कि पेयर में। तो आप लोग पहले बताओ, ये कहानी समझ गए? अब सुनो बात को, ये 23 पेयर क्रोमोसोम है, और 23 पेयर क्रोमोसोम को अगर मैं, देखो क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, जब पेयर का एक एक क्रोमोसोम अलग अलग कर दूं, क्या कर दूं? जैसे ये पेयर है, और इसको मैंने एक सेल के अंदर कर दिया, और एक को एक सेल के अंदर। अब बताओ कितने बचेंगे सेल के अंदर? खाली 23। जैसे मैंने इसको अगर मैंने अलग अलग किए तो कितने बचेंगे? एक सेल के अंदर 23 और दूसरी सेल के अंदर 23। अब बताओ ये सेल कैसा हो गया? इस सेल को हम लोग बोलेंगे हैप्लॉइड। क्या बोलेंगे? एन से शो करेंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे हैप्लॉइड से। ये बात समझे आप लोग? आप लोग बताओ क्या हैप्लॉइड से और हैप्लॉइड बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि क्रोमोसोम को तुम खाली आधे कर सकते हो, पेड़ से हटा सकते हो बस, उसके अलावा आधे। क्योंकि इतने समझदार तुम भी होगे बेटा, अगर और आधे करेंगे तो हमारे जीन कम नहीं जाएंगे, डीएनए कम हो जाएगा ना। अब दूसरी बात सुनो, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम हैप्लॉइड क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी, पूरी बॉडी में तो डिप्लॉइड सेल है, हमारी पूरी बॉडी बनी है डिप्लॉइड सेल से। बेटा हैप्लॉइड इसलिए करते हैं जब हम अपने गैमीट बनाते हैं। जैसे तुम्हारी पूरी बॉडी है, तुम्हारी बॉडी में हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 23 पेयर। कितने?
लेकिन जब आपका स्पर्म बन रहा है जहाँ टेस्टिस में क्या बन रहा है, स्पर्म, यानी कि यहाँ पे गैमीट बन रहे हैं, वहाँ गैमीट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, मतलब वहाँ आपके स्पर्म कैसा है, हैप्लॉइड। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि गधो हैप्लॉइड सेल तुम्हारा और उधर मम्मी का भी तो हैप्लॉइड बन रहा होगा, मतलब तुम्हारी वाइफ का, तो उसका भी हैप्लॉइड बन जाएगा, और जब ये जुड़ेंगे तो कैसे जाएंगे फिर से, तेज पेयर, समझे? तभी तुम आधे पापा के हो, आधे किसके हो, मम्मी के, मतलब तेज पापा की और तेज, अब 46 हो गए, अब तुम्हारी बॉडी फिर से 40 बनेंगे, जब तुम्हारा गैमीट बनेगा दूसरे का बनेगा, दोनों जुड़ेंगे फिर से 40 बनेंगे। तो जब गैमीट बनते हैं तो क्या होता है, सेल कैसा होता है, हैप्लॉइड, कैसा होता है? हालांकि कुछ लोअर प्लांट्स ऐसे हैं, हाँ बताओ, ना बताओ बताओ। सर ये बोल रहा है अगर पापा का नहीं मिले मतलब सिर्फ मम्मी के तो क्या गलत हो जाएगा। अब सुनो, तो मेरा देखो बेटा, कर दो इधर देखो। जब मैं कह रहा हूँ 46 क्रोमोसोम बने होते हैं 2.2 मीटर लंबे डीएनए से, मम्मी को आपको पता है एग कैसा होगा, 23 क्रोमोसोम वाला। अगर तुम मान भी लो, बन भी जाओगे, मान लो कोई ऐसा मैं शक्ति दे दूं कि आप लोग कैप्सूल खाओ मम्मी से बन जाओगे, ठीक है मान लो, तो तुम्हारे अंदर आधा ही डीएनए तो रहेगा, तुम्हारा बॉडी आधा बनेगा, क्योंकि आधे जीन तुम्हारे पास होंगे, तो बनेगा ही नहीं ना। बनेगा ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ। और एक सुनो, अब 23 मम्मी के और 23 किसके, अब जब मिलेंगे तो कितने रहेंगे, और इतनी तो 46, और हमारा पूरा बॉडी, तो पूरा खेल किसका है, डीएनए का। जब मैं आपको जैसे जेनेटिक्स पढ़ा दूंगा उस दिन आप लोग इतने संतुष्ट हो जाओगे कि सब फंडा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा फंडा जेनेटिक्स का है, जो अभी हमने स्टार्ट नहीं की, लेकिन फिर भी मैं तो कुछ बातें बता रहा हूँ आपको। इधर देखो ये बेटा, अब एक बात और सुन लो यहीं पे, ध्यान सुनो, जो मैं बता रहा हूँ कि सेल डिवाइड करता है, ठीक है, यानी कि कोश का विभाजन करता है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं, ठीक है। ये डिवीजन 2 टाइप से होता है, कितने टाइप से होता है, 2, एक को बोलते हैं माइटोसिस और एक को बोलते हैं मियोसिस, रट लेना, करते दिमाग में बैठा लेना। माइटोसिस बोलते हैं समसूत्री विभाजन और मियोसिस बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अब ध्यान सुनो, ये देखो ये, अगर मुझे ध्यान समझना बेटा, आप लोग बताओ, अब आप लोग बताओगे, ये सेल है और मैं कह दूं अपने आप से इसके अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम है, तो आप ये सेल कैसा है, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। अब मैं बताने तो नहीं, तो ये सेल कैसा है, डिप्लॉइड, सही है। अब देखो, अगर मैं एक सेल से, आपको पता है डिवीजन होगा, 2 सेल बनेंगे, ये विभाजन हो रहा है, कोश का विभाजन, और अगर जो 2 सेल बने हैं उसमें भी 23 पेयर रहे और इसमें भी कितने रहे, मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं कि डिप्लॉइड से कैसे सेल बने, डिप्लॉइड मतलब सेम सेल रहे, जैसे मेरा एक सेल में 46 क्रोमोसोम है और डिवाइड करें 2 सेल में, तब भी कितने रहे, 46, फिर से डिवाइड करें फिर से 46, इसका मतलब हर सेल कैसा हो रहा है, डिप्लॉइड, मतलब डिप्लॉइड से डिप्लॉइड। तो ऐसे डिवीजन को बोलते हैं माइटोसिस, क्या बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपके पूरी बॉडी में कौन सा डिवीजन चल रहा है, माइटोसिस, इसको हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन, क्या बोलते हैं। अब सुनो दूसरा बेटा, अब आपकी पूरी बॉडी में चल रहा है माइटोसिस, ठीक है, अब आपका स्पर्म भी बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, हाँ करो, हाँ बन रहा है भाई, इसके बाद स्पर्म बन रहा है। अब बेटा आप लोग बताओ, स्पर्म कैसा होता है बताओ, हैप्लॉइड, क्योंकि आपकी डिप्लॉइड सेल से बन रहा है हैप्लॉइड। अब देखो, यानी कि एक सेल है, इधर देखो बेटा, यहाँ 23 पेयर क्रोमोसोम है, और सुनो इससे अगर जो सेल बने वो कैसा बने, इसके अंदर खाली 23 हो और इसके अंदर भी खाली 23 है, आप बताओ ये कैसा सेल हो गया, हैप्लॉइड, कैसा हो गया, हैप्लॉइड। एन अगर कहीं लिखा है एन तो हैप्लॉइड और 2n लिखा है तो डिप्लॉइड। अब बेटा हैप्लॉइड अगर बन गई है तो ऐसा डिवीजन को बोलते हैं मियोसिस, क्या बोलते हैं, यानी कि समसूत्री विभाजन, समसूत्री का या अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री का मतलब होता है आधे कर देना और समसूत्री का मतलब सेम रखना। अब तुम बताओ, तुम्हारी बॉडी मियोसिस कहाँ हो रहा है, जहाँ स्पर्म बन रहे हैं मियोसिस हो रहा है वहाँ, और माइटोसिस कहाँ हो रहा है, पूरी बॉडी। अब जहां भी अगर आपसे कहा जाए डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनाना है तो क्या होगा, माइटोसिस। अगर जहां डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है क्या होगा, अब मैं जब भी कहूँ म्यूसिस हो रहा है तो आप समझ जाना कि सर क्या कर रहे हैं, सेल को हैप्लॉइड बनाना है। अगर मैं कहूँ माइटोसिस हो रहा है तो आप क्या समझोगे,
कि सर डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड ही बना रहे हैं, समझ गए? क्लियर? अब देखो क्या हुआ होगा, पापा का बॉडी, पापा का गैमीट बना मेयोसिस हुआ, मम्मी का गैमीट बना मेयोसिस हुआ, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ, आपका एक सेल बन गया कैसा? डिप्लॉयड, क्योंकि हैप्लॉयड, हैप्लॉयड कैसा बन गया? डिप्लॉयड। अब जब आपकी बॉडी एक सेल में लगातार डिवीजन हुआ और आप इतने बड़े हो गए, आपके बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल हैं, तो आपकी बॉडी में क्या हुआ होगा लगातार? माइटोसिस। अब आपके अंदर गैमीट बन रहा है तो आपके अंदर क्या हो रहा है? मियोसिस। समझ गए पूरा? ये होता है। तो अब आप लोग ये वाला फंडा समझ गए, माइटोसिस, मियोसिस, समसूत्री, अर्धसूत्री या डिप्लॉयड या हैप्लॉयड। क्लियर? किसी कुछ फोटो लेना है इसका? फोटो ले सकते हो इसका अगर लेना है तो। अरे कहाँ गया ये? अगले हालांकि मैं पढ़ाऊंगा पूरा, ये इसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि अभी हम लोग जो पढ़ेंगे ये सब चैप्टर है अलग, लेकिन अभी तो मैंने खाली आपको एक अगर करना है तो देख लो। वो उसका फोटो नहीं, मेरा ले रहा है। चलो ले लिया फोटो। ये समझ गए आप लोग बेटा? चलो अगले बढ़े हम। अब वो पढ़े जो पढ़ रहे थे हम लोग। अब बताओ ये बेटा, आप लोग बताओ, अगर ये समझ गए हो तो, अगर सेक्सुअल साइकिल होगा क्या होगा? सेक्सुअल साइकिल होगा तो आप लोग बताओ। अब देखो हम लोग समझते हैं, पहले क्या बताया था मैंने, क्या होगा? प्लाज्मोगैमी, फिर क्या होगा? इसके बाद होगा कैरियोगैमी, न्यूक्लियस डिवाइड वो फ्यूजन कर जाएगा। गैमी का मतलब होता है फ्यूजन और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, जब भी बायोलॉजी में ऐसा है तो। अब आप लोग बताओ बेटा, ये मैं क्या बता रहा था, ये कैरियोगैमी होगा तो ये सेल कैसा हो जाएगा? डिप्लॉयड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? क्योंकि हैप्लॉयड हैप्लॉयड मिलेंगे ना। तो अब आप लोग बताओ, अगर मुझे स्पोर बनाना है, स्पोर कैसे होते हैं? हैप्लॉयड। कैसे होते हैं? तो बताओ यहाँ कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा? जाइगोट में मियोसिस। समझ गए? और फिर से क्या बन जाएगा? ये होता है इसका सेक्सुअल साइकिल। क्या बताया मैंने? दो हैप्लॉयड सेल मिले, फ्यूजन हुआ यानी कि प्लाज्मोगैमी, इसके बाद न्यूक्लियस मिले तो कैरियोगैमी, और कैरियोगैमी के बाद क्या हुआ? जाइगोट में मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद क्या हो गया? फिर से हैप्लॉयड स्पोर बन गया। समझ गए? ठीक, हटा दो से। अब आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखो एक बात और ध्यान रखना, ये वो स्टेप में पूछ लेता है कि पहले क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है, तीसरे बार में क्या होता है। ऐसा नीट में क्वेश्चन आ चुका है, यही से यही कि पहले क्या हुआ? प्लाज्मोगैमी, इसके बाद कैरियोगैमी, इसके बाद जाइगोट में मियोसिस। सही है? या बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। क्या बोलते हैं? जाइगोटिक मियोसिस। बढ़िया। कल 15 अगस्त है। अगर कल आए और बुलाया गया तो आप लोग ये गाना याद करके आओगे, ठीक है? तो गाना क्या वो मर जाऊंगी याद करके आओगे? तो गाना मतलब देशभक्ति गाना है, मेरे वतन की लोग। तो मिलेगी सर। ऐसा मत करना, इमेज लेसन में गाना याद कर आओ। इमेज लेसन में याद नहीं करके आना है आपको, वो याद करके आना है। कौन से? देशभक्ति का, मेरा देश, मेरा राष्ट्र, मेरा ये वतन, है ना? ऐसे गाने शांति का। अरे आप लोगों को ये सब सुनाया होगा आप लोगों ने स्कूलों में। मेरा मुल्क, हाँ मुल्क देश की बात है। आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग स्वतंत्रता जो 15 अगस्त होता है, स्वतंत्रता दिवस अबे पता है मुझे। आप लोग लग रहा होगा मैं ऐसे थोड़ा सा वो स्वतंत्रता दिवस कर नहीं पा रहा था ना, 1.5 घंटा 3 घंटा पहले से बोल के आ रहा हूँ। और ये मेरा तीसरा क्लास है, तो आप लोग सोच सकते हो कितना मेहनत पड़ता है। 2 क्लास आने से पहले अलग से नहीं मिलेगा कोचिंग में। सुनो अभी वीडियो चल रहा है, बाद में पूछना, ठीक है? इसके बाद क्या होता है? हाँ, तो आप लोगों को 15 अगस्त आपको पता है कि हमें आज़ादी कैसे मिली, आपको एक बार सोचना चाहिए।
1947 से पहले हमारे क्या हाल थे आप लोगों को पता नहीं है? पता है नहीं बेटा, आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, वो भी किसी की इच्छा से पढ़ते हैं। अगर पढ़ते तो, अगर वो चाह रहा है कि आप नहीं पढ़ सकते तो नहीं पढ़ सकते। हम लोग गुलाम थे, और गुलाम ऐसे वैसे वाले नहीं थे, बहुत बड़े वाले थे। मतलब ऐसे हमें अंग्रेजों ने फांस दिया था अपने जाल में कि हम तो इंडिया के होके इंडिया के नहीं थे, लेकिन कैसे हम आजाद हुए उन लोगों से हमें पता है। और इसीलिए हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं। तो आपको थोड़ा तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, स्टेटस लगा के खुशी मना लेते हैं। बात करता हूँ, मैं भी स्टेटस लगाऊंगा, हाँ सही बात है, लेकिन अगर होना चाहिए तो हमें एक दिल से हमें एक धन्यवाद बोलना चाहिए कुछ ऐसे लोगों को जिनकी वजह से आज हम आजाद देश में पढ़ाई कर रहे हैं। समझ रहे हो आप लोग ये चीज? चलो ये समझ गए, किताब पढ़े बेटा? चलो, तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था बेटा, मैंने ये आपको ये बताया था। देखो, सेक्सुअल साइकिल में पहला फेज क्या होता है? प्लाज्मोगेमी। क्या होता है? दूसरा देखो लिखा है फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। क्या होता है? कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। और बेटा अब देखो यहाँ क्या लिखा है, कह रहा है मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड। बेटा आप लोग मुझे खुद बताओ, इधर देखो, अगर कोई हैप्लॉइड सेल है और ये भी कैसा सेल है? हैप्लॉइड सेल है। जब मिलेंगे आपस में, प्लाज्मोगेमी होगी, फिर कैरियोगेमी होगी, तो सेल कैसा हो जाएगा? डिप्लॉइड हो गया। अब आप बताओ, अगर मुझे हैप्लॉइड स्पोर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मियोसिस, यानी कि इसमें मुझे करना पड़ेगा, और फिर क्या बन जाएगा? यही तो है सेक्सुअल साइकिल। पहला स्टेप ये हो गया प्लाज्मोगेमी, दूसरा कैरियोगेमी, और तीसरा मियोसिस। इसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस, क्योंकि जाइगोट में हो रहा है। ये वो तीनों स्टेप पूछ सकता है कि पहले क्या होता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है। समझ गए? ठीक। अब बेटा एक बात आप लोग और सुनो, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ ये कहना चाह रहा है, ये क्या बता रहा है, यहाँ पे कुछ अलग बातें लिखी है। देखो कह रहे वियना फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। जब कैसा रिप्रोडक्शन करता है? सेक्सुअली करता है। तो कह रहा है 2 हैप्लॉइड हाइब्रिड। कितने हैप्लॉइड है? 2। अब आप लोग हैप्लॉइड समझ पा रहे हो क्या मैं बात कर रहा हूँ? जहां सिंगल क्रोमोसोम होंगे। कह रहा है कॉम्पिटिबल मैटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। आप साथ में आएंगे और क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। कह रहे हैं इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। देखो क्या होता है, ये देखो, कुछ ऐसे फंगस होते हैं जिसमें प्लाज्मोगेमी के बाद तुरंत कैरियोगेमी हो जाता है। क्या मैंने बोला? प्लाज्मोगेमी के बाद तुरंत कैरियोगेमी हो गया, तो सेल तुरंत कैसा बन गया? डिप्लॉइड। लेकिन कुछ फंगस ऐसे होते हैं जिनमें प्लाज्मोगेमी तो हो जाता है, मतलब साइटोप्लाज्म तो मिल गया, लेकिन कैरियोगेमी थोड़ी लेट होता है। अगर कैरियोगेमी लेट होगा तो एक साइटोप्लाज्म के अंदर 2 न्यूक्लियस नहीं हो जाएंगे? N+N। नहीं समझे? जैसे एक सेल ये है, एक सेल ये है, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। अगर मैं ये कहूं कि मैंने क्या कर दिया? प्लाज्मोगेमी कर दिया। क्या कर दिया बेटा? अगर मैंने प्लाज्मोगेमी कर दिया और मैंने कैरियोगेमी नहीं किया, तो कंडीशन पता है कैसी हो जाएगी? ये वाली, मतलब 2 न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर। इस स्टेज को बोलते हैं, ध्यान सुनना, डाइकैरियोन स्टेज। क्या बोलते हैं? और डाइकैरियोन स्टेज कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से क्लास में हमें देखने को मिलती है, कई बार। तो आप लोग ध्यान रखना, ये 2 क्लास में देखने को मिलती है, एक एस्कोमाइसिटीज और एक बेसिडियोमाइसिटीज। आप लोग ट्रिक ऐसे ध्यान रख सकते हो, मैं तो ध्यान रखता हूँ ए बी, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। यानी कि फाइकोमाइसिटीज और डिटेरोमाइसिटीज में हमें डाइकैरियोन स्टेज देखने को नहीं मिलती है। किसमें मिलती है? एस्कोमाइसिटीज और, ये क्लास के नाम है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियो। समझ गए बात? क्या बताना चाह रहा था मैं? सुनो एक बार फिर से। मैंने आप लोगों से ये कहा, मैंने कहा कि कुछ फंगस ऐसे होते हैं जिनमें प्लाज्मोगेमी होगा, तुरंत हो जाएगा कैरियोगेमी। अगर कैरियोगेमी हो गया तो हमें एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेंगे, वो सेल डिप्लॉइड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सेल डिप्लॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर कैरियोगेमी नहीं हुआ तो एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे? 2।
यानी कि हैप्लॉइड 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, N+N। उस कंडीशन को बोलते हैं डाइकैरियोन स्टेज। और ये 2 क्लास में देखने को मिलता है, एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कहते, वो ये पूछता है कि बताओ कौन सी क्लास में डाइकैरियोन स्टेज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप लोग स्टार बना लो, देखो ये क्या लिखा है, ये देखो कह रहा है हाउएवर इन अदर फंजाई। अब इसने देखो क्लास के नाम लिखे हैं एस्कोमाइसीटीज और स्टार बना, यहाँ पे 3 स्टार बना लो। एन इंटरवेंसिंग डाइकैरियोटिक स्टेज लिखा है N+N और कह रहा है 2 न्यूक्लियाई पर। अच्छा आप लोग एक बार बताओ मुझे, क्या देखो मैंने कहा था जनरली एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, यहाँ हमें 2 न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, लेकिन मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन भी होती है। एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस, जैसे आपने देखा था अभी हाइफे, देखा था हाइफे जिसे बोलते हैं सिनोसेटिक कंडीशन। इसके बाद कल मैंने आपको परसों बताया था कोकोनट का एंडोस्पर्म, वहां भी बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है। अगले क्या कह रहा है बेटा, देखो सच अ कंडीशन, इसको हम लोग बोलते हैं डाइकैरियोन। क्या बोलते हैं, यहाँ आप लोग स्टार मान लो, दोनों 3 लाइनों से एक क्वेश्चन नीट में आ सकता है। कह रहा है एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोन फेज ऑफ फंगस। अगर आपसे कह रहा है कि बताओ डाइकैरियोन फेज कौन सा होता है, तो आप क्या बोलोगे, जहां हमें एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस मिलते हैं, यानी कि डाइकैरियोन स्टेज। कह रहा है लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉयड। और इसके बाद क्या होता है, कैरियोगेमी हो जाता है और सेल कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड, लेकिन कुछ लेट होता है। कह रहा था आप देखो ये इतना समझ लिया बेटा आपने, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ का। अब कह रहा है इसके बाद द फंजाई फॉर्म क्या बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है, जहां स्पोर बनते हैं। अब यहाँ एक नाम लिखा है रिडक्शन डिवीजन, क्या लिखा है गदो, रिडक्शन लिखा हो चाहे लिखा हो म्यूसिस, बात एक ही है। म्यूसिस को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, और माइटोसिस को दूसरे नाम से बोलते हैं इक्विशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, इक्विशनल डिवीजन। लिख लो, अच्छा लो, देखो रिडक्शन को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, म्यूसिस। क्या बोलते हैं, जहां सेल कैसा होता है, हैप्लॉइड। और अगर लिखा है क्या, माइटोसिस, तो माइटोसिस को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, ये इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल का मतलब होता है सेम क्रोमोसोम रहना, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, आधे हो जाना। रिडक्शन मतलब कम हो जाना, तो इसको बोलते हैं म्यूसिस और इसको बोलते हैं माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन। अरे यहां रखो, डेली लाइट चली जाती है। आप लोग एक ध्यान रखने की बात, जब भी डीएसडब्ल्यू सर आए ऊपर से, ठीक है, और वो पूछेंगे बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप लोग एक बात कह देना, कहना सर लाइट हो जाती है यहाँ पे, सही है, क्योंकि आप लोग कहोगे तभी कुछ होगा। और कहना सर अगर हो सके तो जनरेटर की व्यवस्था कर दीजिए यहाँ पे थोड़ी सी, या फिर इन्वर्टर और रख दीजिए यहाँ पे, बैटरी वाला बढ़ा दीजिए, सही है। ये बात आप लोग रख देंगे और आप लोग करोगे तो हो जाएगा सर। एसी भी, अब मैं कह रहा हूँ पहले जो कह रहा हूँ वो सुनो, मतलब अब एसी पे आ गया डायरेक्ट है। हाँ बेटा थोड़ा गर्मी सह लो, मैं क्या बताऊँ, मैं भी सह रहा हूँ, ठीक है। मेरा उनका नहीं चल रहा है, देखो लाइट से वो आप लोग पहले समझ गए, इधर का नहीं इसी का ध्यान है, ये देखो। चलो अब आप लोग देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एक बात और सुनो। कह रहा है द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। हमने फंगस को कितने क्लास में डिवाइड किया है, 4 क्लास में। कितने फंगस में डिवाइड किया है, 4। और बेटा ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ फंगस को हमने 4 क्लास में डिवाइड किया है किस बेसिस पे, तो क्या बातें, पहला है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम कैसा दिखता है उस बेस पे। दूसरा लिखा है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मतलब स्पोर कैसे बनते हैं। और तीसरा लिखा है फ्रूटिंग बॉडी, 3 टाइप। ऐसे आप लिख दिया करो 1 2 3, सही है बेटा। अगर आपको बायोलॉजी में नीट में 1990 करने नीट में, तो आपको जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा। और आपके ये मैं से बता रहा हूँ कि आपके 90 में 1-2 क्वेश्चन हो सकता है जल्दीबाजी में गलत हो जाए, लेकिन 90 क्वेश्चन हो सकते हैं। इसी साल एक बच्चा पढ़ा था मुझसे, उसके 87 सही हुए हैं इसी साल। अभी आपको फोटो में दिख जाएगा, यहाँ पे लगा हुआ थोड़ी देर बाद 87, और 3 गलत हुए हैं उसके, वो भी धोखे से, वो भी उसे आते थे। तो आप लोग 90 क्वेश्चन कर सकते हो, बस आपको हर बात को याद रखना है, और मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको फोकस कर लेना है, ठीक है।
80+ तो बहुत बच्चों से है। जैसे आपके साथ एक आरती लड़की पढ़ती थी, आरती, वो तो आपको पता होगा स्टार्टिंग बहुत वीक थी बेचारी, मतलब वीक का मतलब बहुत कमजोर रिपोर्ट्स लड़की थी, उसके 80+ सही है वाले, पढ़ाई में कमजोर थी वैसे। पढ़ाई में 80+ सही है उसके। 80+ एक बच्चे के नहीं, बहुत बच्चों के सही है यहाँ पे, जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे नहीं, फिर लास्ट ईयर बायोलॉजी, उन लोगों का सिलेक्शन रुका तो इसकी वजह से, फिजिक्स की वजह से या फिर केमिस्ट्री की वजह से। यहाँ पे जो, और यहाँ पे ऐसे भी नहीं बहुत टॉपर बच्चे पढ़ते थे, जैसे आप लोग भी बताओ, आप लोग भी तो एवरेज ही हो, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा टॉपर हो। और सुनो और मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपने पूरी साल जिस बच्चे ने मेहनत से पढ़ लिया, मतलब कभी हर दिन आया, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं कह रहा हूँ हवा में कह रहा हूँ, मैं बेटा 7 साल से नीट ही पढ़ा रहा हूँ लगातार, 7 साल से। जिस एज में आप लोग पढ़ रहे हो इस एज में मैंने पहला क्लास पढ़ाया था, तो अब वो कब पढ़ाया था 2021-2020 में शायद, और आज कल चले 2026, मैं छोटा था बिल्कुल ज़्यादा आपकी आंखों से, ठीक है सर हमसे तो बड़े थे। 5-6 साल में लगातार नीट पढ़ाते हो गई, तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं हवा में तीर मार रहा हूँ, और आपको रियलिटी में मैं दिखा दूंगा जिस दिन पेपर होगा उस दिन के बाद, ऐसा नहीं मैं सबसे मिलूंगा आके यहाँ पर्सनल, आप लोग खुद कहोगे कि हाँ सर जो नीट का पेपर हुआ था, या जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, आप लोग एक बार पेपर लेना और सही बताना मुझे कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ डिस्कस ना किया हो, या ऐसा कोई ऐसी बात है जो मैंने यहाँ पे सही से डिस्कस नहीं की हो, 90 में 90 की होगी। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग बस थोड़ा मेहनत करते रहो, भरोसा करो और एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ाई करो, बस इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और बेटा कोई टीचर हवाबाजी करे, कुछ भी करे, मैं 100% बता रहा हूँ, किसी भी टीचर किसी के कुछ कहने से कुछ भी नहीं होता, बस आपको जो कंटेंट है वो पढ़ना पड़ेगा। अब बस पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है हर टीचर का, लेकिन है तो एनसीईआरटी, पढ़नी तो है ही आपको। और इसीलिए मैं आपको नोट्स के अलावा बहुत बाहर का पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि खाली यही पढ़ा हुआ हूँ बस एनसीईआरटी। जब मैं पढ़ाता था कैटेगरी तो मैंने आपको पता होगा उस टाइम पे इतनी मोटी किताब आई थी जूलॉजी बॉटनी, उससे पढ़ा हूँ मैं, इससे नहीं पढ़ा हूँ, ये तो मुझे बहुत छोटी लगती है। लेकिन मुझे पता है जब, और आपको शायद पढ़ा हो जो मुझझसे पहली साल से पढ़ता हो अब्दय में, क्योंकि अब्दय में सबसे स्टार्टिंग मैंने ही किया था यहाँ पे, तो आपको पता होगा पहले मैं ऐसे नहीं पढ़ाता था, मैं आपको प्रॉपर नोट्स समझाता था, और वो नोट्स ऐसे कि एनसीईआरटी से डबल होते थे, जो बच्चा पहली साल से पढ़ा हो। अभी आप लोग सब नए हो, लग रहा है राष्ट्रीय से पढ़े हो, हाँ, तो नोट्स में वही बनवाता था। जैसे आपने देखा यूट्यूब पे बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं चीजें, वो सब मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे से पता है कि आपका यहीं से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो आप क्यों एक्स्ट्रा पढ़ोगे। और मैं मान के चलता हूँ, एक का क्वेश्चन अगर आ भी जाए बाहर से छोड़ देना, बात खत्म, 88 तो कर देना, और उससे अच्छा है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री एक्स्ट्रा पढ़ लो, क्योंकि सिलेक्शन के लिए अकेले बायोलॉजी काम नहीं आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री भी काम आएगी, समझ रहे हो। अगर खाली बायोलॉजी होता तो मैं आप लोगों को गारंटी कर देता 100% कि सिलेक्शन मैं दिलवाऊंगा कैसे भी, लेकिन 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी। तो आप लोग को ज्ञाता नहीं बनना है, आप लोग खाली बस काम चला। देखो मैं तो ये कहता हूँ बच्चों से कि आपके 90 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, चाहे आपके पढ़ के सही हो जाए, चाहे आपके भंडारे सही हो जाए चाहे आपके हवन करके सही हो जाए, ठीक है, बस 90 क्वेश्चन सही हो जाए एक बार, ठीक है, और 90 हो जाए, बात खत्म, फिर क्या करना। और मैं गारंटी से कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी नहीं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, जितने बच्चे यहाँ रेगुलर रहे, जो अभी पढ़ रहे हो तुम जितने लोग हो, इसी में मैं रिजल्ट दिखाऊंगा आप लोगों को। कम से कम 15 बच्चे ऐसे होंगे जिनके 80+ क्वेश्चन बायोलॉजी में सही होंगे, 80+, कम से कम 15 बच्चे तुम ही में से दिखाऊंगा मैं, बस आपने पूरी बायोलॉजी अच्छे से पढ़ लेनी है एक बार। और मैं ये भी बच्चों से कहता हूँ कि आप लोग अगर एक बार मेहनत से पढ़ लिए तो आप लोग डॉक्टर बनो ना बनो वो तो अलग बात है, ठीक है, सही है, फ्यूचर तो कोई नहीं देखा है क्या बनोगे, लेकिन मुझे ये पता है कि आप लोग बायोलॉजी की एक स्टैंडर्ड टीचर बन जाओगे, ये मुझे पता है। एक तो वो वाले टीचर होते हैं 2000 वाले 3000 वाले, एक होता है स्टैंडर्ड टीचर, वो आप लोग 100% बन जाओगे, सही है। तो आप लोग ध्यान रखो ये बातें। और बेटा एक बात और ध्यान रखो, अभी आप लोग अगर आपने 12th में बायोलॉजी लिया है तो आप लोग, मैं बच्चों से ये भी कहता हूँ कि आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, जैसे मान लो आप जैसे कुछ बच्चे सोचते हो कि यार सर हम तो बीएससी कर रहे हैं, हम तो एमएससी कर रहे हैं, हम तो एमबीए जाना नहीं चाह रहे, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने 12th में बायोलॉजी ली है, आप फ्यूचर में कोई सा भी एग्जाम दोगे, जो आपका मेन पॉइंट होगा वो किसका होगा, बायोलॉजी। जैसे सपोज मानो आपने फ्यूचर में टीजीटी का एग्जाम देना है, तो 90 क्वेश्चन आएंगे तो बायोलॉजी के या फिजिक्स के आएंगे, तो बायोलॉजी आप मत भूलो। अगर आपको फ्यूचर में कुछ भी बनना है, कुछ भी अच्छा करना है, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने बायोलॉजी लिया है आप फ्यूचर में हिंदी के टीचर बनोगे,
वही बनोगे तो हिंदी के तो नहीं बनोगे ना। अगर टीचर ही बनोगे तो मान लो आप लोग क्या बन सकते हो, टीचर या फिर डॉक्टर, दो ही चीज बन सकते हो। अब तुम बोला बनेगा सुन, अगर आप टीचर बनोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ 90% बच्चे बायोलॉजी की बनेंगे, और अगर आप सरकारी टीचर बनोगे तब भी बायोलॉजी की बनोगे। आप बेसिक पे आपको जूलॉजी पढ़नी होगी, और किसी ने अगर जूलॉजी केमिस्ट्री ले ली है तो उसने बहुत बड़ी गलती करी है, ठीक है। और इसके बाद आप लोग बायोलॉजी की बनोगे तो आपका बायोलॉजी का रिश्ता तो जन्मों तक रहेगा। जन्मों का मतलब जब तक आप कुछ अच्छा करते रहोगे। और मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ एक बात और ध्यान रखो, हमेशा ये बात मेरी ध्यान रखना, लाइफ टाइम काम आएगी। अगर आपने मेहनत की है तो फ्यूचर में डॉक्टर बनो या ना बनो, लेकिन कुछ अच्छे इंसान जरूर बन जाओगे। मतलब करोगे अच्छा ही, चाहे टीचिंग लाइन में करो चाहे कहीं भी करो, ये बातें आप ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ मेहनत से पढ़ लो बस, क्योंकि नौकरी कुछ नहीं होती, आपके ब्रेन में भी तो कुछ होना चाहिए। लोग कहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी, किसके पास बेरोजगारी बताओ? जिसके पास नॉलेज है मैं उसे 10 रास्ते बता दूंगा किसके, रुपया कमाने के। 10 रास्ता एक नहीं, लेकिन नॉलेज भी तो होना चाहिए। बताओ किस साल नौकरी निकलती है? हर साल निकलती है। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, खुद के अंदर कुछ नहीं होता। आप लोग बताओ 40,000 सीटें तो हर साल है नीट की ना, MBBS। आप तो अपनी नॉलेज बढ़ाओ पहले बेटा। आजकल बच्चे पढ़ने लगे हैं ना, कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। वो वाला जमाना नहीं रहा कि आपने रट लिया कि तोते की चोंच लाल होती है और रेलवे में बैठ गए लिख दिया तोते की चोंच कैसे होती है, लाल, और लगाए लो सेलेक्ट हो गए। अब वो वाला जमाना गया बेटा, अब आपको फाइट करनी पड़ेगी अच्छी खासी। हाँ चलो अब हम लोग बात करते हैं बेटा। अब इधर देखो आप लोग, मैंने कहा आपको 3 वजह से क्या क्या, एक तो स्पोर का फॉर्मेशन, दूसरा फ्लोटिंग बॉडी, और तीसरा मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। इसके बेस पे हमने 4 क्लास में डिवाइड किया। कितनी क्लास में? एक क्लास कौन सा है बेटा? फाइकोमाइसीटी, दूसरा, तीसरा और चौथा ड्यूटेरोमाइसीटेज। अब आप लोग मेरी एक बात सुनो ध्यान से, अगर आपको लगे कि सर इतना हम कैसे याद करेंगे कि ये सब चारों क्लास के बारे में डिफरेंस कैसे याद करेंगे, अगर आपको खाली क्वेश्चन ही करना है तो मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको। आपको पहली बात तो इन चारों क्लास के एग्जाम्पल याद करने हैं। आज तक जब भी क्वेश्चन आया तो कहां से आया? एग्जाम्पल से। उसने खाली बस एग्जाम्पल पूछा है, तो 4 क्लास के हमें चारों क्लास के क्या होने चाहिए? एग्जाम्पल, सबसे पहला काम। दूसरा काम, अगर आपको एग्जाम्पल के एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हो, मैं पढ़ा तो पूरा रहा हूं, लेकिन कोई ज्यादा कठिन नहीं है। दूसरा काम मैं ये बोलूंगा कि आप लोग ये ध्यान रखना कि इन फंगस, जो इस क्लास में फंगस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं। जैसे लिखा है एस्कोमाइसीटी, इनको हम क्या बोलते हैं? सैक फंजाई। क्या बोलते हैं? बस ये 2 जगह से क्वेश्चन आता है इसमें, और बकाया चीजें सब पढ़ रहे हैं। हालांकि देखो सबसे पहला क्लास कौन सा है, मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, रुक जाओ। देखो सबसे पहला क्लास बेटा कौन सा है? फाइकोमाइसीटीज। पहली बात तो आपको क्लास की नाम याद होनी चाहिए। कहीं मैं कहूँ ड्यूटेरोमाइसीटीज, आप कहो सर किस हेलीकॉप्टर का नाम दे रहे हो तो आपको पता हो कि ड्यूटेरोमाइसीटीज अगर हम कह रहे हैं तो कोई क्लास है उसकी, किसकी? फंगस की। चलो कह रहा है फाइकोमाइसीटीज, क्या कह रहा है? कह रहे हैं। अब इसके बारे में पढ़ लें, ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है देखो। सर ये मॉर्फोलॉजी के बेस पे, ये किसके बेस पे? 3 बेसिस पे। पहला मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, ये लिखा तो ऊपर। दूसरा स्पोर फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, तीसरा फ्लोटिंग बॉडी उसकी कैसी है। बस अब देखो बेटा, लेकिन अलग अलग क्लास में अलग अलग एग्जाम्पल है ना, तो वो हमें तो याद करनी है। अब देखो कह रहा है फाइकोमाइसीटीज, अब ध्यान सुनो, कह रहा है मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। किसमें होते हैं ये? यानी कि फाइकोमाइसीटीज के जो मेंबर होंगे वो कहाँ रहते होंगे? जल में, यानी कि पानी। कह रहा है एंड ऑन डीकेइंग वुड। डीकेइंग वुड का मतलब होता है जो जैसे लकड़ी पड़ी होती है, लट्ठे वगैरह पड़े होते हैं कटे हुए वो। और कह रहा है इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब समझते हो आप लोग? सर हाँ, डैम प्लेसेस भाई मतलब जो गहरे गड्ढे वगैरह होते हैं जहाँ पानी रहता है। बेटा ऑब्लिगेट का मतलब जानते हो क्या होता है? ऑब्लिगेट का मतलब होता है पूरी तरीके से दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना, उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट। मतलब अगर वो नहीं रहेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो कह रहा है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं किसके ऊपर? मतलब ये पूरी तरीके से तगड़े वाले सैप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है, हाइड्रोट्रोपिक होते हैं, ठीक है।
चलो अगले देखो, कह रहे थे माइसीलियम। अब आप लोग यहाँ पे स्टार बनाओ। अब ध्यान सुनो मेरी बात, खाली अकेला ऐसा क्लास है ये जिसमें एसेप्टेट है, बकाया सब में कैसी होगी, बस याद करनी नहीं है। आप लोग से ऐसे याद कर लो, पहला क्लास है फाइकोमाइसीटी जहां पे सिनोसिटिक कंडीशन है, बकाया कहीं भी, बस हो गया यार, समझ गए। अब आपको सेप्टेट एसेप्टेट वाइवीला खत्म, क्योंकि आपको खाली एक ही बात याद रखनी है कि सिनोसिटिक कंडीशन किसमें होती है, फाइकोमाइसीटी, बकाया सब में कैसी होगी, सेप्टेट। तो देखो कह रहा है एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक कंडीशन, यहाँ स्टार बना लो बेटा, ये कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है वहां से, क्योंकि खाली अकेली क्लास में है। अगले कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बताओ एसेक्सुअल के लिए मैंने क्या बताया था आपको, कोनिडी बताया था, इसके बाद क्या दूसरा नाम क्या बताया था, स्पोरोजियोस्पोर है, जूस्पोर। तो देखो यहाँ पे कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर, या दूसरे नाम से हम बोल सकते हैं एप्लेनोस्पोर। क्या बोल सकते हैं, अगर मोटाइल है तो बोलेंगे जूस्पोर और नॉन मोटाइल है तो, अभी याद रखने का तरीका समझो। देखो ये देखो, आप लोग बताओ, ये लिखा है एप्लेनोस्पोर, वो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ फाइकोमाइसीटीज में नॉन मोटाइल स्पोर्स के क्या क्या बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन में आपको दिए होंगे 4 स्पोर के नाम, आपको बताना होगा। या वो ऐसे बोल सकता है कि बताओ फाइकोमाइसीटीज के एसेक्सुअल स्पोर का नाम बताओ जो मोटाइल होता है। आप कैसे ध्यान रखना है, देखो जू का मतलब क्या होता है बेटा, एनिमल, क्या होता है, तो एनिमल कैसे होते हैं, मोटाइल, तो इसका मतलब जू स्पोर कैसे होते हैं। और यहाँ लिखा है एप्लेनोस्पोर का मतलब PLAN आ रहा है, और PLN का मतलब प्लांट, और प्लांट कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, तो इसका मतलब एप्लेनोस्पोर कैसे होते हैं। आप लोग ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। तो जो मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन, जहां पे एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत सॉरी एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है। मैंने कहा था है पे दो टाइप का होता है, सेप्टेट और एसेप्टेट, और एसेप्टेट वाले को क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन, यानी कि मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन। अगले कह रहा है बेटा दीज स्पोर्स आर एंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या है, फ्लोटिंग बॉडी, जहां से कैसे बन रहा है स्पोर, एंडोजिनस मतलब होता है अंदर, उसके अंदर बन रहा है। और कह रहा है आज जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट। जाइगोस्पोर कौन सा होगा, सेक्सुअल स्पोर। दीज गैमीट्स आर सिमिलर। अब एक बात सुनो मेरी बेटा, देखो मैंने आपको मोटाइल और नॉन मोटाइल बता दिया, अब आप लोग एक कंडीशन में सुन लो, अगर आपको थोड़ा सा याद रहे तो याद करने की कोशिश करना, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। देखो आपको किसी भी गैमीट की 3 कंडीशन मिलेंगी, या तो कोई हो सकता है आइसोगैमस, कैसा हो सकता है, आइसोगैमस, या हो सकता है एनाइसोगैमस, ये अलग से बता दे रहा हूं इधर, ठीक है। यहाँ देखो अगर कोई, ये तो कंडीशन हो सकती है आइसोगैमस, कैसे हो सकती है, ये हो सकती है एनाइसोगैमस, कैसे हो सकती है, आप लोग ये भी याद कर लेना करती है, और ये हो सकती है ओगैमस। अगर आपसे कहा जाए कि बताओ कंडीशन ओगैमस है गैमीट्स की, या वो कह सकता है कि आइसोगैमस है, या वो बोल सकता है वो एनाइसो। सुनो, अगर कोई गैमीट सिमिलर साइज के हैं, कैसे हैं, सिमिलर साइज के हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं आइसोगैमस, यानी कि दोनों गैमीट कैसे साइज के होंगे, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, सेम होगा, तो क्या बोलते हैं कंडीशन को, आइसोगैमस। समझ गए। अगर कोई डिसिमिलर साइज के हैं, कैसे हैं, डिसिमिलर साइज के हैं, मतलब एक बड़ा है एक कैसा है, छोटा, तो उसको बोलते हैं एनाइसोगैमस। और ओगैमस याद करने का तरीका है अपना वाला, चाहे लिख लो हमारा, हमारा मतलब मेरा नहीं, ह्यूमंस का। जैसे आप लोग बताओ, आप लोग बताओगे मेल के पास मेल गैमीट होता है हम लोगों में, बताओ मेल गैमीट कैसा होता है हमारा, मोटाइल, कैसा होता है, मोटाइल होता है। और फीमेल गैमीट कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, कैसा होता है, ये तो पता ही है आपको। एग कैसा होता है, नॉन मोटाइल। अब बेटा आप लोग बताओ स्पर्म बहुत सारे होते हैं, तो आप लोग ऐसे ध्यान रखना अगर बहुत सारे हैं तो ये कैसे होंगे, स्मॉल, कैसे होंगे, और एग एक ही होता है फीमेल के पास, पता है आपको, तो ये कैसा होता है, लार्ज। अब सुनो पूरी बात, अगर 2 गैमीट हैं, एक स्मॉल है और कैसा है, मोटाइल है, और दूसरा लार्ज है और कैसा है, नॉन मोटाइल है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओगैमस। और ये कंडीशन कैसे याद रखनी है, हमारी वाली कौन सी होती है, ओगैमस, क्योंकि मेल गैमीट कैसा होता है, मोटाइल और स्मॉल, और फीमेल गैमीट कैसा होता है, नॉन मोटाइल और लार्ज। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में।
सर ऊपर वाली क्या बोलते हैं? आइसोगेमस हैं, सिमिलर इन साइज, मतलब सिमिलर इन साइज का मतलब है एक जैसे होंगे बिल्कुल साइज, ना लार्ज है ना छोटे ना बड़े। मेहनत कर रहे हैं हम लोग हैं? नहीं कर रहे। कौन नहीं करता है? बैठ जाओ, अगर मेहनत नहीं करोगे समझ लो। बेटा खूब मेहनत करो, जितनी कर पाओ। मेहनत है बच्चे तो बहुत करते हैं, तो कहाँ करते हो मेहनत? कहाँ करते हो भाई? ये हो गया। अब देखो सर उसको देखें, ये देखो तो यहाँ पे कह रहा है दीज गैमीट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, कह रहा है तो क्या वर्डिंग कंडीशन बताओ, और कह रहा है डिसिमिलर तो यहाँ लिख दिया इसने, और ऊगैमस तो ऊगैमस और कंडीशन होती है, अलग होती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि ऊगैमस कंडीशन है नहीं, तो उन्होंने डिसिमिलर साइज को ही बोल दिया है ऊगैमस, ठीक है। अब कह रहा है सम कॉमन एग्जांपल, अब एग्जांपल पाते हैं करके। बेटा आप लोग बताओ, ये क्या, देखो मैंने कहा था अगर आपको ये याद ना, पहली बात तो हो जाएगा क्योंकि मैं इतने आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको। दूसरा क्या है कि अगर आपको ना भी हो, मान लो ऐसा बच्चा है कि वो कह रहा है कि उसने कसम खा रखी है कि नहीं करूंगा, आप लोग क्या कर दोगे? तो आप लोग मेरी इतनी मान लेना कि एग्जाम क्लास कर लेना। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कसम खा के बैठते हैं कि तुम कुछ भी कर लेना लेकिन पढ़ाई नहीं करूंगा। यार कितनी बच्चे समझा देना, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आएगा क्योंकि मेरा दिमाग कहाँ होगा, कहीं और घूम रहा होगा, समझ रहे हो? बैठा तो क्लास में हूँ लेकिन दिमाग कहाँ है। और तो आप लोग बेटा एक बात ध्यान रखा करो, क्लास में जब भी बैठा करो तो कभी आपके अपने जितने दिमाग हैं आपके पास सब दिमाग यही रखा करो, ठीक है, जिससे अच्छा समझ में आए। बेटा इसके बाद देखो एक एग्जाम्पल्स, पहला कौन सा है बेटा? म्यूकर, कौन सा है? फाइकोमाइसीट्स का। दूसरा कौन सा है? राइजोपस, जिसे बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। और तीसरा कौन सा है? एल्ब्यूगो, मैंने पहले बताया था ये पैरासाइटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। अब आप लोग देखो, एक ये फाइकोमाइसीट्स का है, तो फाइकोमाइसीट्स से आप लोग ध्यान रखना फिजिक्स, क्या ध्यान रखना। और आप लोग बताओ नीट में सबसे कठिन क्या होता है? तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं फिजिक्स से मार देगी, मतलब आपको मार देगी अगर आप नहीं पढ़ोगे। तो एम से म्यूकर, ए से एल्ब्यूगो, आर से राइजोपस, और फिजिक्स से फाइकोमाइसीट्स, ओके। तो ऐसे लिख लो, मींस अगर मत देखो, एम से लिखो म्यूकर, ए से एल्ब्यूगो और आर से राइजोपस। या कुछ बच्चे इसकी ट्रिक बनाते हैं राम, RAM, ये बना सकते हो। अगर आपको साथ में क्लास का नाम भी याद रखना है तो आप लोग ऐसे बना दो, फिजिक्स मार देगी। इससे फिजिक्स से क्या हो जाएगा? PHY से फाइकोमाइसीट्स, फिजिक्स मार देगी, ये मान लेंगे, समझ गए? अबे रुक जाओ पहले, समझ लो। ये हो गया। हाँ, लाइट आ गई क्या? अभी नहीं आई बेटा, बना तुम फिजिक्स में भी टेंशन में रहोगे, अभी थोड़ी देर और ऐसे ही रह तो क्या दिक्कत है? अभी आज तो मौसम सही है थोड़ा सा, क्योंकि लाइट नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं बेटा? ये अरे ये आप लोग समझ गया? बताओ ये क्या हो रहा है अभी? ये क्या चल रहा है? आप लोग बेटा ये बताओ, वो कहानी समझ गए? चैट जीपीटी का यूज किया हैं? चैट जीपीटी का यूज किया ना, तुमने चैट जीपीटी क्या यूज किया बता? समझ नहीं गई। बात करने का क्या हुआ? क्या बात तो नहीं की तुमने? टाइम पास क्या हुई?
उसमें टाइम पास हो जाता है। अरे कहाँ होता है हट गया मेरा। देखो बेटा आप लोग ये बताओ, ये समझ गए आप लोग? यस सर। तो अब हम बात करते हैं एस को मैसेज, इसकी बात करते हैं। इसको मैं कल ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है? देखो कल छुट्टी है, ग्रुप में आके मैसेज, सर मैसेज नहीं आया ग्रुप में ऐड ही नहीं हूँ मैं ध्यान रहे। तो बेटा कोई बता देना इसको, ठीक है? अब बल्कि मैं कर दूंगा, ठीक है? अब तक बेटा यहाँ कह रहे हैं एस को मैसेज, एक फोन कहाँ है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ इस तरफ इनको हम लोग बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको बोलते हैं सेक पंजाई। क्या बोलते हैं? सेक पंजाई। बेटा इसके बाद आप लोग ये इनको बोलते हैं हम लोग सेक, यानी कि सेक का मतलब पता है क्या होता है? एज लाइक ऐसा स्ट्रक्चर है थैलेनुमा, कैसा? थैलेनुमा, उसको बोलते हैं सेक पंजाई। ये क्वेश्चन हर बार नीट में आपको मिलेगा कि सेक पंजाई क्या बोलते हैं एस को मैसेज, नीट में मिल जाएगा। वो आपको मैचिंग के लिए दे देगा, एक तरफ लिख देगा इनके दूसरे नाम, एक तरफ लिख देगा मेन क्लास के नाम। कह रहा था एस को मैसेज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, कैसे होते हैं? लेकिन ये किसका एग्जांपल ऐसा है जो कैसा है? यूनिसेलुलर से बोलते हैं ईस्ट। क्या बोलते हैं? ईस्ट, जिसका नाम है सैक्रोमाइसी सेरिवेसी। दे आर सैप्रोफिटिक, कैसे होते हैं? डीकंपोजर, पैरासाइटिक। और बेटा यहाँ इस तरह नाउ ये होते हैं कॉप्रोफिला, जिसे बोलते हैं ग्रोइंग ऑन डंग, ये गोबर पे ग्रो करते हैं। डंग का मतलब होता है गोबर। क्या होता है? गोबर। तो यहाँ तो आपको ये तो क्लियर है, इसका मतलब ये है कि जो ईस्ट होता है, अब मेरा टाइम हो गया तो लेट आई है। यहाँ देखो आपको बताया बेटा ईस्ट कैसा होता है? यूनिसेलुलर। कैसा होता है? और ईस्ट और इसके बकाया सारे फंगस कैसे होंगे? मल्टीसेलुलर। अगले देखो, अब बेटा देखो ये क्या कह रहा है, एक बात मत करो, माइसीलियम। मैंने कहा था आपको बकाया सारे क्लास में सेपरेट होगी, खाली पहली क्लास में कैसी है? ये सेपरेट। कह रहा था एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोरिडिया। एसेक्सुअल स्पोर का नाम क्या बताया था? एसी, ध्यान है आपको? एसेक्सुअल और सी से कोरिडिया। प्रोड्यूस एक्सोजेनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। आप लोग बताओ कोनिडिया और माइसीलियम का नाम क्या हो जाएगा? कोनिडियोफोर्स, फ्लोटिंग बॉडी का। हाँ माइसीलियम। अगले कह रहा है कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। बेटा बातें मत करो आप लोग। कह रहा है सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड, सेक्सुअल क्या बोलते हैं? एस्कोस्पोर। अब आप लोग कैसे ध्यान रखना है, क्लास का नाम क्या है? एस्कोमाइसीलिस, और स्पोर का नाम क्या है? एस्कोस्पोर। बस सेम नाम से याद करना ही नहीं है। और कह रहा है विच आर प्रोड्यूस एंडोजेनियसली इन सैक लाइक एस्कस, और कह रहा है इनकी फ्लोटिंग बॉडी को बोलते हैं क्या? एस्कोकार्प। देखो क्या है, एक यहाँ देखो, इधर देखो, देखो ये क्लास कौन सा है बेटा? एस्कोमाइसीलिस। इसमें ये फ्लोटिंग बॉडी मान लो, तो इस फ्लोटिंग बॉडी को क्या बोलेंगे? एस्कोकार्प। और एस्कस पता है क्या होता है? ये देखो ये ऐसी स्ट्रक्चर, इसके अंदर ये है तो एस्को से ही सब नाम, ये क्या हो जाएंगे? एस्को, वो एस्कस। और बेटा इसके अंदर जो स्पोर बनेंगे वो क्या बनेंगे? क्या आपको रटना है ये बात तो? क्योंकि ये सब एस्को 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 जो आ रहा है, और ये सब है क्या? एस्कोमाइसीलिस क्लास का मेंबर है। तो कुछ याद करना है बताओ? बस एस्कोमाइसीलिस तो एस्कोस्पोर और बेसिडियोमाइसीलिस में होंगे बेसिडियोस्पोर। बस सेम नाम से क्लास के नाम से दो है। अगले दो क्या कह रहे हैं? ले अगले देखो, कह रहा है दीज एस्कस अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोटिंग बॉडी का नाम क्या है बेटा? अब आ जाओ एग्जांपल पे, किस पे आ जाओ? देखो पहला एग्जांपल है एस्परजिलस। क्या है? आप लोग पहले नाम लो बेटा, ये नाम आप मुंह से नहीं लोगे तो कैसे नाम चलेगा? दूसरा है कैनेबिसेप्स, न्यूरोस्पोरा। अब एक लाइन लिखी हुई है न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। इसका हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं जेनेटिक वर्क में। किसका? न्यूरोस्पोरा। कह रहा है मेनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड ट्रिपल्स आर एडिबल, मतलब होता है खाने वाले। आर कंसीडर डेलिकेशियस, मतलब बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं खाने में। आपको पता है जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कि ये हम होटल में गए, वहाँ 5000 की एक डिश थी, या खाने का बिल बैठा 10,000, सुना होगा आपने। तो क्या 10,000 में वो आलू कितना खवाते हैं? आलू या भिंडी कितना खिलाते हैं? आपको पता है इसकी कीमत क्या है? मोरल्स और ट्रिपल्स की पता है कितनी होगी?
इसकी कीमत होगी लगभग 50,000 रुपये किलो, क्योंकि ये विदेश से आते हैं, यहाँ नहीं होते हैं। अब अगर आप कहीं जाओगे तो 100 ग्राम तो बनवाओगे ही, और 100 ग्राम कितना का हो गया? 5,000। और सर कोई बनवाई नहीं दोगे 1,000 रुपये? हाँ जैसे 1 किलो ले लीजिए। हैं? अरे थोड़ी देर तो हवा खाएगी। आप लोग ये बात सुनो मेरी। बंद कर देना पंखे भाई। हाँ ठीक बंद कर देना बेटा। अब सुनो, तो आप लोग समझ गए बहुत महंगे होते हैं। कैसे होते हैं? अब आप कभी ताज होटल जाओ और वहाँ पे सबसे महंगी डिश देखना, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होंगी, मोरस, ट्रिपल्स, ऐसा सुनना वहाँ लिखा होगा भिंडी, रसीले आलू, कढ़ी। हम 10,000 में तो उनको भिंडी तो ना खिलाएगा, समझ रहे हो? तो वहाँ ऐसी चीजें होती हैं जो बेसिकली यहाँ पे इंडिया में नहीं होती हैं, बाहर से डिलीवर होती हैं। समझ गए आप लोग? ऐसी चीजें क्या होती हैं? महंगी होती हैं। आपको लगता है कि 10,000 में वो वहाँ पे क्या खिला रहे हैं? जैसे यहाँ पे आप 50 रुपए में खाते नहीं है रसीले आलू पूड़ी। तो खाने का कोई रेट नहीं है, आप लोग कभी खा के देखना, महंगे होटल में बहुत महंगे मिलते हैं। चलो अगले देखते हैं। बेटा आप लोग क्यों इतना हंस रहे हो? इधर देख लो, पढ़ लो थोड़ा सा। कौन हंस रहा है? पढ़ लो, थोड़ा मेहनत भी कर लिया करो। अगर हम बात करें अगले, तो आपको अब मैंने कहा था कि इसके कैसे हमें याद करना है, इनके एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें तो एग्जाम्पल बहुत है। अभी ईस्ट देखा था हमने, पेनिसिलियम देखा था, इसके बाद न्यूरोस्पोरा हो गया, ये तुम्हारा ये हो गया मोरल्स और ट्रिपल्स। इसकी एक ट्रिक है, लिखो ट्रिक क्या है इसकी। ट्रिक है कैन, यहाँ देखो, कैन पेटीएम। एक होता है पेटीएम, कहते नहीं पेटीएम करो, रुपए करो, तो कैन पेटीएम आपको ध्यान रखना। देखो इसके कैसे याद करना है, यहाँ देखो कौन कह रहा है पेटीएम करो, आता नहीं मन के पेटीएम करो, तो कैन पेटीएम कैसे याद करना? देखो ये बेटा, सी से क्लेवी से आप लोग ऐसे लिख लो नाम, बेटा बातें मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में रो पे बैठ के फिर फंगस आप सुने जाएंगे, ये भी फंगस का नाम याद नहीं होगा आपको। और फंगस क्लास के छोड़ो, वैसे फंगस के नाम याद नहीं होंगे तुमको। अगर मैं सुन लूँ अभी 5 फंगस के नाम बताओ तो आपको सुना नहीं मिलेंगे, और बातें कर रहा दुनिया भर। ये आप भी तो कर लो। सी का मतलब क्या है? क्लेवी से। ए का मतलब एस्परजिलस, एन से न्यूरोस्पोरा, पी से पेनिसिलियम, ए से है वो, ए से शायद नहीं है वो, एस्परजिलस तो हो गया ना। बाई से ईस्ट, क्या है? इसके बाद टी से ट्रिपल्स और एम से मोरल्स। आप लोग ऐसे के याद कर सकते हैं, ठीक है? कैन पीटीएम, समझ गए? चलो इसके बाद हम लोग जो 2 क्लास बची हैं वो कल पढ़ेंगे। और बेटा इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे वायरस के बारे में, विरोइड्स के बारे में और पिलियंस के बारे में, और ये कल चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम, ठीक है? तो एक बार आप लोग ऐसे लिख लो जैसे मैंने लिखा है, और इसके बाद हम लोग कल पढ़ते हैं। एक बार रिवाइज करना आप लोग, और फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन लगाना। क्या कर रहा है? हम ही कर रहे हैं, पंगे चालू नहीं हो रहे, बंद कर दो, ये क्या दिक्कत है? क्या
देखिए इतना ठीक है बैठे बैठे अरे वो कर दीजिए बात फिर वही तो फटा अकेले आना बाबा बाबू खुद ही बात कर लेना ठीक है ठीक है